Now, if you are given two options, option number one, a government job with a salary of 1 lakh per month, 10 or 5% increase per year. Another option, a private job with salary of 50 lakh per year, but the job can go anytime depending upon your performance. Which job you will choose? I'm repeating, a government job which will continue for next 30 years till you get the age of 60. Your salary is 1 lakh per month, that is 12 lakh per annum. This salary will increase at the rate of 5% or 10% per annum. Your another option is a private job where your starting salary is 30 lakh or maybe 50 lakh per annum. But this job can go at any point of time depending upon your performance, or your salary may get doubled on the basis of your performance. Which job you will choose? I'm waiting for the answers. I'm waiting for the answers. I have received government job. Nidhi ji has written government job. Preeti ji has written private job. Private job, private job. Last one, government job, private job. Okay. Somebody has written private job. Somebody has written government job, depending upon. Now, means you have your own thought process what to choose. Some of you have selected the security. You have taken the security at one. You are getting less money, but you are happy. But you are happy with that. Another person who can take risk to have something at home. Okay, oh, if job goes for 6 months, 1 year, we can manage. This can be the option. That person must have selected the private job. If somebody do not have anything at home, so the person will select the government job, because at least to serve the family, the person needs something. कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए. तो जब हमारे पास ये ऑप्शन आता है which what to select, तो it depends upon situation to situation. So whether you should be investing into equities or not, whether you should be investing into FDs, whether you should be investing into large cap or small cap और मिड कैप, ये सबके लिए एक नहीं हो सकता. ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इन विच कैटेगरी यू बिलोंग्स, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी क्या नीड है, आपकी क्या सिचुएशन है, अगर आप किसी और को देख के, किसी और को समझ के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आप हमेशा इन्वेस्टिंग में गलती करते हैं. हमेशा ऐसा होता है. जो लोग मेरे से मेंटरिंग में जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिएगा, हर पर्सन को पोर्टफोलियो अलग होगा. कई बार मुझसे कहते हैं, सर आपने उसको कहा था ये वाला शेयर खरीदने को, मुझे क्यों नहीं बताया, या आपने खरीदा, मैंने को पता चला उन्होंने खरीदा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया. ऐसा होता है कि मैं नहीं बताता. अगर मुझे समझ में आता है कि आप अपने रिटायरमेंट के एज के टाइम पहुंच गए, यू हैव रीच द एज ऑफ 55 एंड आई एम बाइंग अ स्मॉल कैप कंपनी. आप, मुझे ये भी पता है कि आपके डॉटर की मैरिज है अगले 6 महीने में या 1 साल के बाद, मैं आपको स्मॉल कैप कंपनी कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊं. तो ये डिपेंड करता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें. ये जितने भी टिप्स मिलते हैं, जितने ये न्यूज चैनल्स पे आके बैठे होते हैं लोग, कहते हैं ये वाला शेयर खरीद लो, ये यहाँ जाएगा, ये स्टॉप लॉस लगा दे, ये प्लीज ये ब्लैंकेट आइडिया कभी नहीं चलता. उनको चैनल्स चलाना है, वो अपनी जगह 100% करेक्ट है, बिकॉज देयर जॉब इज नॉट टू सर्व यू. आपकी मदद करना उनका काम नहीं है. एज ए प्राइवेट कंपनी उनका काम है अपने ओनर्स के लिए बेस्ट प्रॉफिट देना, मैक्सिमम प्रॉफिट देना. वो उस पे काम कर रहे हैं. अगर वो क्लासिफाई करना शुरू करेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनके व्यूअर्स उतने नहीं बढ़ेंगे. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आप ये देखेंगे न्यूज चैनल्स पे
कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा आती है, वो न्यूज जो आपके काम की होती है या वो न्यूज जो सेंसेशनल होती है। नीट का पेपर आउट हुआ, कहाँ गया किसी को पता नहीं, 10 दिन आई उसके बाद खत्म। यूक्रेन आया गया, इजराइल आया गया। तो एवरीथिंग जो जिस पे लोगों का जब उनको दिखता है व्यूअरशिप में इतना व्यूअरशिप कम होना शुरू हो गया उस न्यूज पे, वो वहां से गायब हो जाता है, वो न्यूज नहीं आती। सेम वे इन्वेस्टमेंट के जो चैनल्स है जो हम देखते हैं टीवी पे, हमें लगता है कि वो चैनल सब कुछ सही बता रहे हैं, नहीं, वो बता रहे हैं जिसपे उनको व्यूअरशिप सबसे ज्यादा मिलेगी। दैट दे डू एंड दे डू करेक्टली, दे पीपल आर राइट, वी शुड नॉट criticize them, they are doing their work effectively. Now what we have to do, we have to make our mind. So I will be sharing what are why to invest. First thing, agenda, please you can write if you have pen and paper. Why to invest? Second, why to invest into India? Third, what are the fundamental rules of investing, that is fundamental selecting a good share. Then I will give you technical knowledge, how you can understand now this share is ready to for upward journey or downward journey, that I will tell you. And then at the last I will tell you how I select my shares, what are my rules. I am repeating: why to invest into equity, first part. Second part, why to invest into India. Third part, how to select fundamentally good share. Next part, what are the technical rules? There are many, but I will tell you few rules which you can apply while selecting the shares. And then I will tell you what rules I apply in my portfolio building. So in these 5 parts, I have designed today's class. My humble request, try to note maximum thing, whatever you can note it down. And because what will happen at the end, one quiz paper will be given to you in form of Google form. You have to fill that Google form, and on the basis of that only your certificates will be generated. I am repeating, certificate will not be generated to those who have joined only. हाँ, हमने ज्वाइन कर लिया, 2 मिनट उसके बाद कैमरा ऑफ करके सो गए, नहीं होगा. If you want certificate, you have to fill the Google form. You have to answer the questions. The questions will be on the basis of session itself, and then your certificate will be generated. This certificate will be MSME approved, ISO certified from Leader School Edutry. You can keep it into your record as per CBSE norms, as per NEP 2020 norms. जो हमें आपको पता है कि 50 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप फाइनेंशियल लिटरेसी के ट्रेनिंग में इसको आप यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. आप मुझे बताएंगे कि क्या मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अगर आपको मेरा स्क्रीन दिखेगा तो आप बता देंगे हाँ जी मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है. ओके, कैन any one of you tell me, any one of you tell me, my screen is visible or not? Yes, sir. Visible. Okay. Visible. Thank you very much. Yes, sir. My screen is visible. Another thing, one more thing you have to tell me, my slides are changing or not? Changing, sir. Changing. Thank you. Yes, Thank sir. you. Thank you very much. Now, अभी मैं आपको एक वाई इन्वेस्टिंग पे पहले जा रहा हूं. मैंने सबसे पहले कहा था वाई इन्वेस्टिंग, वाई यू शुड इन्वेस्ट. मैं आपको बता रहा हूं इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम नहीं कमाते, हमारे लिए कोई और कमाता है. जब तक आप कमाएंगे आप अच्छे से जी सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं. लेकिन जब हमें अपना क्लास चेंज करना होता है उसके लिए हमारे लिए हमारी एसेट को कमाना शुरू करना होता है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई मल्टी बैगर मिलेगा तो हमारी क्लास चेंज होगी, या हमारी कोई लॉटरी निकलेगी तो हमारी क्लास चेंज होगी. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. लॉटरी निकल के होती है लेकिन वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है. किस्मत एक अलग चीज होती है,
लेकिन मेहनत एक अलग चीज होती है। जब हम रूल्स को अप्लाई करके मेहनत करते हैं तो हर किसी, जो कोई मेहनत करता है उस सबकी किस्मत चेंज होती है। लेकिन किस्मत किसकी होगी वो डिपेंड करता है, आपके कर्म हो सकते हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, अगले जन्म के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या फेथ है। बट मेहनत करने वाले, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर 12% के रेट से आपको CAGR मिलता है, 12% के रेट से आपकी मनी कंपाउंडिंग होती है, तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो जाता है। हर 6 साल में आपका पैसा डबल होता है। व्हाट डज इट मीन? कि जब 6 साल में आपका पैसा डबल होगा तो 12 साल में वो 4 गुना होगा, 18 साल में 18 ईयर्स में वो 8 टाइम्स होगा, 24 ईयर्स में 16 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन। मैंने 36 ईयर्स लिया है बिकॉज जनरली वी ज्वाइन जॉब एट द एज ऑफ 23, 24, 25 एंड वी रिटायर एट द एज ऑफ 60। तो जनरली इंसान के पास 36 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग होता है जनरली, जब कोई स्टार्टिंग करे। आप किस एज में हैं अकॉर्डिंगली? मैं आज 44, 45 के एज में हूं, और मुझे तो आज भी लगता है कि मेरे पास आराम से 40 साल के कंपाउंडिंग है। बिकॉज नाउ द हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आराम से इंडिया में 78, 79 चल रही है। अच्छी लाइफ आप रखते हैं तो 80, 85 साल बहुत आराम से जीते हैं। तो अगर आप आज 40 के भी हैं तो भी आप आगे अगले 40 साल की कंपाउंडिंग ले सकते हैं। अब इस कंपाउंडिंग का बेनिफिट बता रहा हूं। अगर आपने 12% के रेट से इन्वेस्ट किया, 36 ईयर में आपका जो 1,000 रुपए, सपोज आज आप 1,000 रुपए डाल देते हैं कहीं पे, 36 ईयर के बाद वो 64,000 रुपीज हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। जब अगर आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी, आपको इन्वेस्टिंग की सारी जर्नी समझ में आ जाएगी। आपको वॉरेन बफेट समझ में आ जाएंगे, आपको झुनझुनवाला जी समझ में आ जाएंगे, आपको विजय केडिया समझ में आ जाएंगे, आपको विजय केडिया समझ में आ जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा जब आपको ये कंपाउंडिंग समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। जब आप 1,000 रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं, डबल हो के वो 36 ईयर में 64,000 हो जाती है। यानी 36 साल में, 36 ईयर में आपने 63,000 रुपीज कमाए 1,000 पे। आपकी कैपिटल थी 1,000 और आपकी जो टोटल अर्निंग है दैट इज 63,000। इसका मतलब अगर आप इस 63,000 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल आपने 1,750 रुपए कमाए। यू हैव अर्न 1,750 rupees per annum. Per annum. Your capital is only 1,000 and you have earned 1,750 rupees per annum. That means your earning is 175% per annum. This is the power of compounding. जो कि केवल 12% था, लेकिन वो अपने आप कैसे 175% पहुंच गया। यही पूरा, इसी को कहते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यही वंडर है जिससे झुंझुनवाला जी बन गए, जिससे विजय केडिया बन गए, जिससे वॉरेन बफेट जी बन गए। लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई मल्टी बैगर स्टॉक खरीद लिया, इससे हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम PPF में 15 साल पैसा रख के भूल जाते हैं, हम LIC को 20 साल पैसा देके भूल जाते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, जब आप शेयर्स में पैसा डालते हैं, तो आप अगले दिन उसकी प्राइस देखना शुरू कर देते हैं। ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, एंड इन दैट वे यू लूज अ लॉट ऑफ मनी। आप पेशेंस खो देते हैं, आप शेयर बेच देते हैं। ऊपर गया तो बेच देते हैं और नीचे गया तो बेच देते हैं। ऊपर गया तो आप सोचते हैं बहुत प्रॉफिट हो रहा है, कहीं शेयर नीचे ना चला जाए, उस चक्कर में बेच देते हैं। और नीचे गया तो आप डर के बेच देते हैं, डर के बेच देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शेयर को 20%, 30%, 40% ऊपर जाने पे बेच देंगे तो फिर आपका शेयर मल्टीबैगर कैसे बनेगा? How you will buy Titan, how you will buy HDFC Bank, how you will buy Maruti, how you will buy Wipro और Infosys, जो पिछले 40 साल में कितने हजार गुना हो गए। इसीलिए you should be knowing दिस वंडर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको समझ लिया जिसने, उसका पैसा बनता है। और मैं कोई किताब की बात नहीं बता रहा हूं। आई हैव बीन अ PGT टीचर थ्रू आउट माई लाइफ। मैं एक टीचर रहा हूं, 20 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है। मैंने अगर 39 की एज में रिटायरमेंट लिया
तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कोई कहे कि सर आपको कोई मल्टीबैगर शेयर मिला, मुझे लाइफ में नहीं मिला, मैंने आम शेयर खरीदे, जो सबको पता है, जो सबको पता है। बस मैं खरीदते गया, खरीदते गया, खरीदते गया। जब मैं 39-40 का हुआ तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। आज मैं कुछ नहीं करता हूं, आराम से बैठता हूं, भगवान की दया से मेरा काम होता है। इस कंपाउंडिंग के वंडर को आपको समझना है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप कहते हैं सर एक पेनी स्टॉक बताइए जो कुछ बस कई हजार गुना हो जाए। वो किसी को नहीं पता, वो किसी को नहीं पता है, ध्यान रखिए। नाउ मैं जब शेयर मार्केट में वेन एवर आई गो फॉर डिफरेंट क्लासेस, आई गो फॉर इंडियन रेलवेज, मैंने इंडियन रेलवे की क्लासेस दी है, इंडियन आर्मी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिफरेंट मैनेजमेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट स्कूल्स, बहुत जगह गया। हर कोई कहता है सर इसमें तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है, सेबी का वो इंफॉर्मेशन आती है 0.1% लोग सक्सेस होते हैं, 10% लोग सक्सेस होते हैं, पता नहीं क्या होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, जो लोग हॉकी खेलते हैं, उसमें से सचिन तेंदुलकर कितने बनते हैं? उसमें से रोनाल्डो कितने बनते हैं? जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, सीए का एग्जाम देते हैं, उसमें से कितने % लोग सक्सेस होते हैं? जो लोग डांसर बनते हैं, ड्रामा करते हैं, मूवीज में जाते हैं, उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं? जो लोग स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स देते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत कुछ होता होगा, उसमें से कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं? कॉर्पोरेट करियर में या जो बिजनेस खोलते हैं, उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल? सक्सेस रेट हर जगह कम है, ये आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to work consistently, then only you will get the success। केवल एक सेबी की गाइडलाइंस देख के कि only 10% of the people get money in share market, I'm telling you only 0.2% people get into UPSC, only 0.7% people clear NEET, only 4-5% people clear JEE, only 10-12% people clear CA। इसका मतलब थोड़ा कि ये सब करना ही छोड़ दें, ये सब करना हम नहीं छोड़ते, ये सब हम करते रहते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं, हमें सीखना है, मेहनत करना है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आज भी मैं आपके 2 घंटे क्लास ले रहा हूं तो केवल आपको ये बताने के लिए अच्छा है, सीखेंगे, करेंगे, काम हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, शेयर मार्केट मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन शेयर मार्केट में कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, और ये हर जगह है। आप लोग सब टीचर हैं, हर टीचर बच्चे को कहता है बेटा रोज 2 घंटे पढ़ो, एग्जाम वाले दिन मत पढ़ो, एग्जाम के ही दिन आप 4 घंटे पढ़ोगे। यही बातें हम सिखाते हैं बच्चों को। 11th में मेरे पास बच्चा आता था, पहले दिन से बेटा इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग अकाउंटेंसी क्वेश्चन एवरी डे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हमें खुद पे अप्लाई करना होता है, हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। हम बच्चों को तो बताते हैं ये बातें, लेकिन हम खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। आपको इसको खुद पे अप्लाई करना है। जैसे आप बच्चों से कहते हैं कि बेटा रोज 2 क्वेश्चन सॉल्व करो अकाउंटेंसी के, रोज 5 क्वेश्चन सॉल्व करो मैथमेटिक्स के। इंग्लिश की टीचर कहती है बेटा कुछ 1 पेज राइटिंग रोज करो। सेम वे इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इनटू दिस मार्केट, प्लीज यू हैव टू डू एवरी डे। व्हाट टू डू? रीड। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, इंटरव्यूज देखिए, इंडियन इकोनॉमी को समझिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आप सोचे कि मैं बिना पढ़े इस काम को कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। कोई इसका आज भी मुझे इस क्लास को लेने के लिए जो आज मैं ले रहा हूं, मैं सुबह 8 बजे से जगा था कि मुझे इसको कैसे प्लान करनी है कि आम आदमी जो पहली बार शेयर मार्केट के लिए मेरे साथ जुड़ा है उसको मैं समझा पाऊं। अगर आप में से कोई ऐसा होगा जो पहली बार सुन रहा होगा व्हाट इज शेयर मार्केट, अगर मैं उसको समझा पाया तो मेरा आज का ये 1-1.5 घंटे का जो सेशन है ये सक्सेसफुल होगा। अगर नहीं समझा पाया तो वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं। नाउ आई एम शोइंग यू रिटर्न्स of different asset class in 30-35 year bracket। अगर आप 40 ईयर का करीब ये ब्रैकेट है, आप देखेंगे if you see the inflation in last 40 years, this is the data till 2020। तो अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन इन लास्ट 20 years का अगर आप डेटा लेते हैं
तो आपको दिखाई देगा कि वो करीब 7% का एवरेज है, कभी 12 भी रहा, कभी 3 भी रहा, एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट। बैंक एफडी 8.2, एक टाइम था बैंक एफडी 14%, 15% का भी रिटर्न देते थे। गोल्ड का रिटर्न करीब करीब 11%, 11.6, 11.7 ऐसे रहा है। और इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है उसने आपको 16% का रिटर्न दिया है, 15.9। और ये मैं बता रहा हूं, उसको बता रहा हूं जिसको इक्विटी मार्केट में कोई नॉलेज नहीं है। वो चुपचाप सेंसेक्स में अगर पैसा लगा दिया, निफ्टी में पैसा लगा दिया, इंडेक्स खरीद दिया, तो भी उसको 16% का रिटर्न मिला है। अब अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा आपके अंदर स्टॉक पिकिंग की एबिलिटी है, थोड़ा आपको अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट करना आता है, तो आप इस 16 को 17, 18, 19, 20 डिपेंडिंग अपॉन आपकी एबिलिटी, आप उसे कुछ भी कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 15-16% है, इसको लेने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस आपको फेथ की जरूरत है कि हाँ जी, इक्विटी इन्वेस्टिंग एक अच्छी चीज है, इक्विटी इन्वेस्टिंग में हम पैसा बनता है। इस बात को केवल आपको समझ है तो आप आराम से 16% का रिटर्न ले सकते हैं। इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है। हाँ, फेथ की जरूरत है। जैसे हम मानते हैं एक अल्लाह है, एक जीसस क्राइस्ट है, एक हमारे माँ है, एक हमारे फादर है, एक हमारे जो हम चीजें मानते हैं, भगवान, उसी तरह आपको ये मानना है इक्विटी इन्वेस्टिंग एक अच्छी चीज है। ये कोई जुआ सट्टा स्पेकुलेशन नहीं है, और इसमें लगाने से पैसा बनता है। ये फेथ आपको है तो आराम से ये रिटर्न आपका बनता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। There is no if but into this. I am moving to next slide. Now see this. ये मैं आपको 20 साल का डेटा दिखा रहा हूं। 20 साल का डेटा, ये डेटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? जो इक्विटी इन्वेस्टिंग होती है ना, इसे कहते हैं स्लेव्स ऑफ अर्निंग। इस वर्ड को कहीं लिख लीजिएगा आप, स्लेव्स ऑफ अर्निंग। आप ढूंढेंगे, इसके ऊपर बुक्स मिलेंगे, इसके ऊपर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। जो इक्विटी है, किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है, वो उसके अर्निंग का स्लेव होता है, मतलब दास होता है। जैसे जैसे अर्निंग बिहेव करेगी, अगर अर्निंग ऊपर जाएगी शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, अगर अर्निंग नीचे जाएगी शेयर प्राइस नीचे जाएगा, अगर अर्निंग खत्म हो जाएगी शेयर खत्म हो जाएगा, अगर अर्निंग 10 गुना हो जाएगी शेयर 10 गुना हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका जो अर्निंग है, शेयर की अर्निंग क्या होती है मैं आगे चल के दिखाऊंगा। मतलब शेयर, मतलब कंपनी कितना कमाती है, उसी के ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस होता है। सिंपली आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट आ गई, कोई गवर्नमेंट चली गई, कोई यूक्रेन हो गया, कोई रसिया हो गया, कोई कोरोना हो गया, कुछ भी होगा शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन, कुछ भी हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैन बी एनीथिंग इन द प्राइस ऑफ द शेयर, but ultimately if you see the price after 10 year, 20 year, 30 year, आपको समझ में आएगा कि जो 10 साल पहले शेयर था, आज 10 साल के बाद जो उसका प्राइस है, वो पूर्णतया अर्निंग का स्लेव होता है। यानी अर्निंग जैसे जैसे बढ़ेगी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अगर अर्निंग घट गई तो शेयर का प्राइस घट जाए। आपको पूरा ध्यान शेयर की अर्निंग पे लगाना है। क्या ये शेयर फ्यूचर में अर्निंग देगा? क्या ये शेयर, क्या ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट करेगी? क्या सिंपल सा, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम एक अपनी बेटी की शादी करते हैं तो हम देखते हैं ये लड़का जो है कमाता है कि नहीं कमाता। अगर वो कमाता है तो हम बेटी की शादी कर देते हैं, नहीं तो वही चीज आपको कंपनी देखते समय सिंपल ये देखना है कि हाँ जी, और क्या है, कैसे है, कोई मतलब नहीं है। अर्निंग अगर दे रहा है तो शेयर अच्छा जाएगा, अर्निंग अगर नहीं दे रहा तो शेयर का कुछ, आप कितना भी न्यूज आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उस टाइम के लिए फ्लक्चुएशन में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली शेयर आपको पैसा बना के नहीं देगा। और जिसको इस बात पे थोड़ा भी इफ बट है, उन्होंने देखा है कि पिछले केवल 2 महीनों में लोगों के पीएसयू के शेयर, लोगों के डिफेंस के शेयर 30-30% नीचे गए, 30-30%। हमारे पोर्टफोलियो में तो कुछ नहीं हुआ, 5% ऊपर नीचे होता रहता है, वो हमेशा होगा, वो होगा। 30-30% क्या फायदा अगर मेरे 100 रुपए का, समझिए 100 रुपए का 150 हुआ, और 150 से फिर 110 हो गया 1% का। दूसरे पर मेरा क्या हुआ, 100 से 115 हुआ, मेरा 150 हुआ ही नहीं। तो मैं आई एम हैप्पी विद माई 115। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कि अगर आप अर्निंग को दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल ये ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर मिल गया, ये गवर्नमेंट आ गई, वो गवर्नमेंट आ गई, डिफेंस में ऐसा हो जाएगा, पीएसयू में ऐसा हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसा हो जाएगा, इंफ्रा में ऐसा हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा, जो हो रहा है वो देखिए ना। मैं कई बार इंटरव्यू में जाता हूं तो मैं कहता हूं, जब हमें एक टीचर सेलेक्ट करना होता है तो हम देखते हैं जी कौन सा टीचर है जो अच्छा पढ़ा सकता है, पढ़ा रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हम ये थोड़ी देखते हैं अच्छा ये टीचर, इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, ये कल को आज के 10 साल बाद बहुत अच्छा बन सकता है, अब चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं करते ना। तो जब आप इंटरव्यू में टीचर सेलेक्ट करते समय देखते हैं कि आज कौन अच्छा है, उसको आप टीचर बनाते हैं अपने स्कूल में। सेम वे जब आप कंपनी सेट करते हैं तो कहते हैं सर आज ऐसा हो, कोई बात नहीं, 10 साल बाद वो मल्टीबैगर बन जाए, क्या दिमाग लगा रहे हैं, आज देखिए कौन अच्छा कर रहा है, उस पर दिमाग लगाइए। चलिए कोई बात, आपको एक चीज और दिखाता हूं, इस डेटा को देखिए जरा ध्यान से। इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ब्लू लाइन है ये डिफरेंट ईयर में आपको इंडेक्स को दिखा रहा है, जो हमारा शेयर मार्केट कभी 54% ऊपर, कभी 4% ऊपर, कभी 94% ऊपर, कभी 52% नीचे, कभी 25% नीचे। लेकिन ये जो रेड लाइन है ये दिखा रहा है कि अगर मैंने कोई रुपया मार्केट में लगाया था तो वो उस 20 साल में वो रुपया कहां पहुंचा। 20 साल पहले जो मैंने रुपया लगाया था वो रुपया कहां पहुंचा, उसको आपको दिखाया जा रहा है इस रेड लाइन से। 2080 से बल्कि 40 साल का, 42 साल का डेटा आपका पास मैं दिखा रहा हूं कि अगर आपने 1 रुपया लगाया था तो वो रुपया कहां पहुंच गया 42 ईयर्स में। मार्केट ऊपर गई किसी साल नीचे गई, किसी साल कुछ हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट 52% नीचे गई, घबरा के बेच दिया तो नुकसान। अगर मार्केट 84% ऊपर गई तो 81% ऊपर गई, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 2009, 81% ऊपर गई, आपने खुश होकर बेच दिया तो भी नुकसान। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस यहां था, उसके बाद यहां से यहां तक की जर्नी आपने लूज कर दी, आपने लूज कर दी। तो इसलिए आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होना है, अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीदना है, रखे रहना है, आपका काम हो जाएगा, आपकी वेल्थ जनरेट हो जाएगी। जैसे आपके दादाजी ने आज के 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई जमीन खरीदी थी, कोई खेत खरीदा था, किसी के गुड़गांव में, किसी के नोएडा में, तो आज वो कई हजार हजार लोगों के हजार हजार करोड़ की वेल्थ बनी हुई है। तो वो डिपेंड है, उन्होंने उस समय ले लिए थे। तो ऐसा ही कुछ होता है। चलिए मैं आगे दिखाता हूं आपको कुछ चीजें आपके काम की। देखिए जब आप शेयर खरीदें तो एक जो कहते हैं संकट मोचक वो होता है, वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। जिंदगी में इस रूल को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अपना सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना और एक शेयर में नहीं लगाना। मैंने 10% लिखा है, इसकी जगह 8 हो सकता है, इसकी जगह 5 हो सकता है, इसकी जगह 12 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रूल आपका। लेकिन डाइवर्सिफाई करके रखना है। डाइवर्सिफाई कैसे होता है? यू कैन राइट इट डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर। कुछ पैसा स्मॉल कैप में, कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में, पहला रूल। दूसरा रूल सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन, कुछ पैसा बैंकिंग सेक्टर में, कुछ पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कुछ पैसा ऑटो सेक्टर में, कुछ पैसा एफएमसीजी में, डिफरेंट सेक्टर वाइज। उसी तरह फिर कहते हैं कंपनी वाइज, ऐसा नहीं कि सारा नेस्ले में लगा दिया या सारा एचयूएल में लगा दिया या सारा मारुति में लगा दिया, डिफरेंट तो कंपनी वाइज डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट कैप वाइज डाइवर्सिफिकेशन एंड सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टिंग का। जो ये करता है उसे दिक्कत नहीं आती। जो इससे कुछ कहता ना, हाँ अब तो ये सेक्टर भाग रहा है, चलो इसमें लगा दिया सारा पैसा, वो हमेशा परेशान रहता है हर दूसरे दिन। देखिए हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए कर रहे हैं। जो चीज हमें स्ट्रेस देना, लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, बच्चों का करियर का सेटअप का स्ट्रेस है, बच्चों के एग्जाम का, अपने खुद के करियर का स्ट्रेस है, जॉब, अब उसके बाद आपने एक इन्वेस्टिंग शुरू किया, उसको भी आपने अपने ऊपर स्ट्रेस ले लिया, तो आपको उससे कोई फायदा नहीं है। हमें वो काम करना है जो हमें कम स्ट्रेस दे। कोई बात नहीं, 2% हम कम कमा लेंगे, लेकिन हमारे चेहरे पे हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लाइफ अच्छी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
एज कंपेयर टू कि हमें 2% ज्यादा मिल गया लेकिन हमारे को बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उसके बाद हम अगले 40 साल के लिए शुगर के मरीज हो गए, उससे ज्यादा कोई हो गया वो अलग बात है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन इन अपना बढ़ा दिया प्रोबेबिलिटी, वो हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज माई सजेशन, माई रिक्वेस्ट। आई एम मूविंग टू दिस साइड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इक्विटी इन्वेस्टिंग ना एक तरह से बगीचा लगाना है। जब हम बगीचा लगाते हैं तो हम कुछ पौधे लगाते हैं, 100-200, अगर आपको याद होगा आपके गांव में किसी के दादाजी चाचा जी किसी ने पौधा लगाया हो तो आप देखेंगे होता क्या है। जब आप पौधा लगाते हैं, 10, 20, 25, 50 पौधे लगाते हैं, उसमें से कुछ पौधे सूख जाते हैं, कुछ पौधे पड़ोसी तोड़ देते हैं जलन में, कुछ पौधों को गाय खा जाती है, कुछ पौधे बड़े होकर भी फल नहीं देते। लेकिन उसमें से अगर आपने 100 पौधे लगाए, अगर 10 पौधे भी फल देने लगते हैं ना, तो वो आम का बगीचा आपका कहलाता था, आम का बगीचा। सेम इक्विटी मार्केट में होता है। अगर आप वॉरेन बफेट जी के इंटरव्यूज को करेंगे पढ़ेंगे तो कहते हैं ओनली 12% ऑफ माई डिसीजन हैज गिवन मी द पॉजिटिव रिटर्न। यानी अगर उन्होंने 100 शेयर खरीदे तो उसमें से केवल 12 शेयर सही निकले। अगर आप झुंझुनवाला जी को सुनेंगे तो वो हमेशा कहते थे कि 15 से 20% अगर डिसीजन हमारे लाइफ में सही हो जाए तो हम इक्विटी इन्वेस्टिंग में बहुत पैसा बन जाता है। गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम सोचते हैं एक शेयर खरीदा, सर ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे नहीं जा रहा, ये हो रहा है। मैंने आज के 2 साल पहले टीचर्स के लिए एक वो बनाया था कि मैं जो शेयर खरीदूंगा मैं एक मैसेज भेज देता था कि आज मैंने ये खरीदा और मैंने बेचा। मेरे पास उस समय पैसे देके, मैं बता रहा हूं, मैं पैसे देके करीब करीब 600-700 लोग जुड़ गए और हर तीसरे दिन मेरे पास मैसेज आता था, सर आपने 2 दिन से कोई नया शेयर नहीं बताया। अरे रोज नया शेयर लेके क्या करोगे? कितने पैसे आपके पास है समझो तो, कितने पैसे आपके पास? आपके पास 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा। नया शेयर रोज चाहिए। अगर आपको रोज कोई नया शेयर बता रहा है, जैसे टीवी पे 12 घंटे में पता चलता है कि 50 मल्टीबैगर रोज बताते हैं, अगर इतने मल्टीबैगर उनके पास होते तो उनके पास टीवी पे बैठने का टाइम नहीं होता। जिन लोगों के उनके पास उतना टाइम होता ही नहीं। तो आपको, अगर आप 4 साल के रिसर्च में भी 2 मल्टीबैगर आपके निकल गए ना, 2 शेयर अच्छे निकल गए, तो आपके लाइफ सेट हो जाती है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको रिसर्च करना है, इन्वेस्टिंग करना है, उसमें आपका काम अच्छा हो जाता है और बहुत आराम से हो जाता है। आई हैव सीन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर नहीं होना चाहिए और ग्रीड में पड़ना नहीं। बस इस चीज को अगर दीवार पे लिख के रख लें कि हाँ जी, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर होना नहीं चाहिए और ग्रीड में पड़ना नहीं। काम खत्म, आपका काम हो जाएगा। जब हम इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं हमारा काम गड़बड़ होता है। मैं अभी आप लोग को लाइव उस पर लेके जाऊंगा स्क्रीन पे और दिखाऊंगा कि मैं कैसे सेलेक्ट करता हूं शेयर्स, आपको लाइव स्क्रीन पे ले जाके। नाउ ये देखिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो इस तरह से हमारा एक डिपार्टमेंट, जैसे आपको समझना है, एक दुकानदार होता है, वो क्या करता है, मार्केट में जाता है और ये देखता है कि कौन सी चीजों की डिमांड आने वाली है, कौन सी चीज, नवरात्रे आने वाले हैं तो लोग जो है वो कुट्टू के आटे खरीदने आएंगे, तो वो जो है उस चीजों को खरीद के लाके अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में रख लेता है, यही करता है। तो सेम वे आपको, आप जब शेयर खरीदते हैं तो आपको समझना है आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर खरीद रहे हैं, खोल रहे हैं, उसके अंदर कुछ शेयर आप खरीद के रखते हैं कि आने वाले सालों में किस चीजों की डिमांड होगी, किस चीजों की डिमांड, जब आप खरीद कर। अब ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो खोलता है उसकी भी कुछ चीजें खरीदता है, कुछ बच जाती हैं, कुछ अगले साल यूज होती है, कुछ खराब भी हो जाती है, कुछ सड़े, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता कि नहीं कौन सा खरीदूं, अच्छा बंद कर दूं डिपार्टमेंटल स्टोर, सब बेच दूं, आधे दाम में बेच दूं, कभी नहीं करता वो ये सब काम। तो आप जब शेयर खरीद रहे हैं तो आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं, वो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, आपका एक प्रोडक्ट है टाइटन, दूसरा प्रोडक्ट है एचडीएफसी बैंक, तीसरा प्रोडक्ट है मारुति, ऐसे कुछ भी हो सकता है, XYZ। मैं केवल आपको एग्जांपल बता रहा हूं, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। आपको उनको रखना है और एक टाइम आएगा जब आपका कस्टमर आएगा, उस कस्टमर को आपको समय पे बेच देना है। यही इन्वेस्टिंग है, यही पूरी इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी है। जिसने इस फिलॉसफी को समझ लिया वो पैसा बना लेता है। और जब वो कोई सोचता है कि मैं वही वाला शेयर खरीदूं जो आज खरीदूंगा और कल 20% का सर्किट उसमें लगेगा, वो कभी इन्वेस्टिंग में नहीं बना पाता पैसा। और मैं आप लोगों को केवल वो बातें बता रहा हूं
जो मुझे नहीं पता दुनिया क्या करती है, जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, जो मैंने 20 साल में पिछले किया और जिसकी वजह से पैसा बनाया, जिसकी वजह से आज मैं रिटायर होकर बैठा हूं, जिसकी वजह से आज मैं स्कूलों में जाता हूं, लेक्चर लेता हूं, मस्ती करता हूं, बच्चों के साथ बात करता हूं, टीचर के साथ बात करता हूं, घूम के जाता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। मुझे हो सकता है इसके सिवा भी कोई फिलॉसफी हो सकता है इसके सिवा भी लोग किसी तरह पैसा बनाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर की फिलॉसफी लगाता हूं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सामान खरीदता रहता है, वैसे मैं भी शेयर खरीदता रहता हूं। और जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर वाले के पास जब कस्टमर आता है, उसका सही रेट देता है तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला बेच देता है, वैसे मैं भी बेच देता हूं। मेरा काम केवल इतना ही है, मैं इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा, मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। मेरे पास मुझे लगता है कि मैं कुछ बुक्स पढ़ लूं, मुझे लगता है मैं अपने घर में बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूं, मुझे लगता है कि हाँ जी मैं कुछ और सोसाइटी के लिए काम कर पाऊं, आपका आज लेक्चर लेना होता है उसमें ज्यादा दिमाग लगाऊं, इंस्टेड ऑफ कि कोई मल्टी बैगर ढूंढने में अपना दिमाग खर्च करूं। नाउ, अब मैंने अभी तक आपको बताया था वाई इक्विटी, अब मैं मूव कर रहा हूं वाई इन इंडिया। इतनी बातें जो मैंने आपको बताए, आई होप मैं आपको इस बात पे कन्विंस कर चुका हूंगा कि हाँ जी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंडिया में ही क्यों करनी है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा जर्नी ऑफ यूएसए, जर्नी ऑफ चाइना, तो आप इंडिया के, अगर आप 1880 से 1880 से 1950 तक का अगर आप देखेंगे, 1950 1960 तक का यूएसए की जर्नी, तो आपको समझ में आएगा कि वो एक ऐसा टाइम था जब यूएसए एक हुआ था, यूएसए एक हुआ था, बिखरा हुआ यूएसए, जहां पे रोड नहीं थे, रेलवेज बहुत नहीं थे, वो उसका कहते हैं ना, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके, आप एक घंटे में कितना ट्रेवल कर सकते हैं उससे मेजर किया जाता है किसी भी कंट्री को। कोई कहता है जीडीपी कितना है, ये है वो नहीं, आप किस कंट्री में एक घंटे में कितना ट्रेवल कर सकते हैं वही बताता है कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड हो चुकी है। वही, अगर आप 1880 से 1950 तक का यूएसए को देखें, या 1960 से लेके 2010 15 20 तक को चाइना को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो टाइम था जब ये कंट्रीज एक हुई थी, कनेक्ट हुई थी, इनके अंदर चीजें डेवलप्ड हुई थी। वही सेम फिलॉसफी आज जो है ना, लगभग लगभग मैं तो कहूंगा ना, मैं किसी गवर्नमेंट का ना पक्षधर हूं ना विरोधी हूं, 1991 से 1991 व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय कांग्रेस गवर्नमेंट एंड टिल टुडे, हम कुछ इसी फिलॉसफी पे चल रहे हैं। हमारी कंट्री एक हो रही है, हम डेवलप्ड हो रहे हैं, हमारा रेलवे लाइन, रोडवे सब बन रहा है और वो हमें आगे बढ़ाएगा। आपको बता रहा हूं, इंडिया ने जो पिछले 50 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा इंडिया अगले 10 12 15 सालों में करने जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसको देखो। एक टाइम होता था इंडिया में, पता चलता था 6 आइम्स होते थे, 7 आईआईटी होती थी, 5 7 आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छी होती थी। आज के टाइम पे 48 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लगभग लगभग हर स्टेट में आईआईटी खुल गए, लगभग लगभग 17 18 20 आपके आईएम्स हो गए, एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, कितनी यूनिवर्सिटीज खुल गई पूछे मत। जितना ग्रेजुएट्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा, उतना कोई नहीं कर रहा। ठीक है, क्वालिटी उसकी खराब अच्छी, इंडिया चाइना ने भी कुछ प्रोडक्ट बनाए थे आज के 20 साल पहले, चाइनीज प्रोडक्ट, तो उसी तरह हर जगह जब हम बल्क में कोई भी चीज प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ अच्छा बनेगा कुछ खराब बनेगा, ऐसा होगा। तो जैसे उसी तरह जो हमारे यहाँ से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं वो सारे अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं है, बट जितने इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, ध्यान रखिएगा पूरी दुनिया मिलके उतने इंजीनियर्स एक साल में प्रोड्यूस नहीं करती। ये आसान काम नहीं बता रहा मैं आपको, जितने इंजीनियर्स हम एक साल में प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया एक साल में उतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये आसान काम नहीं। और जब से कोरोना वोरोना आया है ना, चलिए मैं आगे चलता हूं, ये देखिए, इसको देखिए, ये दोनों पिक्चर एक ही जगह की है और दोनों पिक्चर मैं खुद वहां पे खड़ा हुआ हूं, देखा हूं दोनों सिचुएशन में। जब जम्मू से कश्मीर जाने में 12 घंटे लगते थे और आज जम्मू से कश्मीर जाने में 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं। ये एक ही जगह की दोनों पिक्चर हैं, एक ही जगह की। आप सोचिए कि क्या ग्रोथ हमारे
इकोनॉमी की हो रही है। एक टाइम ऐसा था जो कि पता चलता है सिंपल, अगर ये पिक्चर नहीं समझ में आती, आप लोग नहीं गए हैं वहां पे, तो आप केवल दिल्ली से मेरठ जाइए, दिल्ली से मेरठ आज के टाइम से एम्स के फ्लाईओवर पे चढ़िए, या आप सही स्थल से एक बीआरटी कॉरिडोर बना है, एक नई ट्रेन चली है, उस पे बैठिए, 40 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। और एक टाइम था 4, 4.5, 5 घंटे में मैं खुद गया हूं दिल्ली से मेरठ। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिसने इस बात को समझ लिया कि इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो समझ जाएगा कि इंडिया में इन्वेस्ट, अगर आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं इंडिया में, तो आप क्या करने वाले हैं। आपको लगता होगा कि लोगों ने एचडीएफसी में पैसा बनाया, विप्रो में पैसा बनाया, इन्फोसिस में पैसा बनाया, टीसीएस में पैसा बनाया, कुछ नहीं बनाया। जो अगले 25 साल में आप बनाने वाले हैं, जो अगले 20 साल में इंडिया में वेल्थ क्रिएट होने वाली है, वो अभी तो हुई ही नहीं है, अभी तो कुछ हुई नहीं है। आप देखिए इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की, $3.5 ट्रिलियन की है, चाइना की 4 गुना है, ठीक है। तो हम तो अभी वो पूरा गैप फिल करने के लिए पड़े हुए हैं, अभी ये होने वाला है। तो आपको ये देखिए, ये केवल गाजियाबाद के 2 रोड है, 2 रोड है, एक ही जगह, ये एक ही जगह की रोड है, एक ही जगह की, वही जगह की 2 पिक्चर है, और 1.5-2 साल के डिफरेंस की पिक्चर है। क्या क्या किस तरह का, कि हाँ जी किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, इसको आपको समझना है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी इन सब चीजों का बेनिफिट हमारी इकोनॉमी में आना शुरू हो रहा है। ये देखिए, इन ट्रेन्स को देखिए, कभी ये जो आपको वंदे भारत जो दिख रही है ना, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये कोई इस गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया होगा। आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। भावना, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो आप, ये पिछले 50 साल की मेहनत है, ये किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है, ये पिछले 50 साल की पूरे इंडियंस की मेहनत है, ये पूरे इंडियंस की मेहनत है कि हम इस ट्रेन से और इस ट्रेन पे पहुंचे हैं। कभी हम लोग मूवीज देखते थे, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आती थी, उसमें इस तरह की ट्रेन दिखाते थे कि यूरोप में ऐसी ट्रेन चलती है, तो हम लोग को लगता था यार क्या ट्रेन होती होगी। आज पता चलता है कि एक दिन में 5-5, 6-6 ऐसी ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है इंडिया में। एक दिन में पता चलता है प्रधानमंत्री 6 ट्रेन का ऐसे उद्घाटन कर रहे हैं कि हाँ जी अब 6 ट्रेन एक दिन में निकल रही है। पहले बजट में अनाउंस होता था, कभी बजट में अनाउंस होता था कि हाँ जी इस बार 4 नई ट्रेन चलेंगी। यहाँ तो पता चलता है हर तीसरे महीने 6 नई ट्रेन चलने शुरू हो जाती है। कोई बजट वजट की अनाउंसमेंट की जरूरत ही नहीं होती। आप विजुअलाइज करो, जिसने रेल बजट देखा हो आज के 10 साल पहले, जब एक रेल बजट आता था, तो हाँ जी एक खुशखबरी निकलती थी, यहां से पश्चिम बंगाल के लिए एक नई ट्रेन, वहां से एक, अब पता चलता है। तो जब आप समझिए कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमारी कंट्री किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जहां डिमांड सप्लाई हो रही है। पता चला कि हाँ जी दिल्ली से अजमेर की तरफ, जयपुर की तरफ एक ट्रेन जा रही है, भर गई, चलो दूसरी शुरू कर दो, अच्छा वो भी भर गई, तीसरी। मैं आपको बता रहा हूं, जयपुर की तरफ जाने के लिए आज के टाइम पे, मैं गुड़गांव में रहता हूं, 5 ट्रेनें हैं इस तरह की, डबल डेकर है, वंदे भारत है, शताब्दी है, पता नहीं कितनी ट्रेनें शुरू हो गई, जिससे मर्जी उससे जाओ। तो जो ये हो रहा है ना, जो जिस तरह का चेंजेस में हम जा रहे हैं, ये चेंज हमारी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बूस्ट दे रहा है। आप इसको समझिए, आज ऐसा टाइम होता है कि मैं यहां से चंडीगढ़ जाता हूं, वहां सेशन लेता हूं और शाम को वापस आ जाता हूं। ऐसा आज के टाइम पे होता है, जो आज के 10 साल पहले मैं नहीं सोच सकता था। नाउ इस कुछ चीजों पे मैं आपको बात करूंगा। यूपीआई गेम चेंजर, जो इंडिया की इकोनॉमी का जो गेम चेंजर है यूपीआई। जितना यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडियंस करते हैं, पूरा वर्ल्ड मिला के, ऑनलाइन ट्रांसफर मनी पूरे वर्ल्ड मिला के उतना नहीं करता जितना इंडियन करते हैं। आप सोचिए कि कितना फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। क्या इसका फायदा क्या हो रहा है? आज के 5 साल पहले एक सब्जी वाला बैंक के पास जाता था, कहता था जी हमें लोन दो, वो कहता था जी अपना आईटीआर दिखाओ, अपना सैलरी स्लिप दिखाओ, उसके पास कुछ नहीं होता था। आज वो बैंक के पास, क्योंकि सारा यूपीआई का पैसा दिन भर उसके पास आता है, पेटीएम करो और ये करो और वो करो के थ्रू, बैंक वाले के पास रिकॉर्ड होता है, वो निकालता है, केवल उसके कैश के ट्रांजेक्शन को देख के वो उसका लोन सैंक्शन कर देता है कि भाई इसके पास तो दिन भर में इतना कैश आता है, वो इसको देख के। तो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो रहा है ना, इनफॉर्मल इकोनॉमी से हम फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जो मूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, इंडिया के 55% ऑफ द जीडीपी आज जो है वो यूपीआई के थ्रू ट्रेड हो रही है। सिर्फ 55% ऑफ जीडीपी। पूरी दुनिया हमसे ये
मांगती है कि हाँ जी, ये नंदन नीलेकणी जी ने आधार से जोड़ के और ये क्या कर दिया है, क्या अजूबा बना दिया। ये अजूबा कोई और बना ही नहीं सकता जो हमने बनाया, और इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए जो हमने कर दिया। आज जितना डेटा हम यूज करते हैं, इंडियंस जितना डेटा कंज्यूम करते हैं, उतना डेटा कोई कॉन्टिनेंट कंज्यूम नहीं करता। कंट्री की तो बात छोड़ी, कोई ऐसी कंट्री दुनिया में नहीं है जितना डेटा हम कंज्यूम करते हैं उतना कोई और करता है। जितना हाईवे पिछले 10 12 15 सालों में बने हैं, उतना हाईवे इंडिया में पिछले 50 सालों में नहीं बने। 50 सालों में, 50 साल का हाईवे देख लेना कितने बने हैं, और पिछले 10 सालों में। मैं फिर बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट और समथिंग, दीज इंडियंस आर डूइंग। हम अब हमारा बेस इतना बड़ा हो गया है कि और कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी वो भी ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही काम होगा, क्योंकि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो गया। जो जीएसटी है वो इतना स्मूथ हो गया है, इतना फंक्शन, नो डाउट जब कोई नया सिस्टम आता है उसमें कुछ टेक्निकल एरर आते हैं, कुछ ये आता है, कुछ वो आता है, लेकिन इतने तरह के टैक्सेस होते थे। मतलब किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बॉर्डर पे इतनी ट्रकें खड़ी होती थी, आपको शायद विश्वास, आज आप जाके देखिए कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, या हरियाणा या अब यूपी के बॉर्डर पे कभी आपको ट्रकें खड़ी मिल जाए कि हाँ जी जीएसटी। आज इतना स्मूथ हो गया ट्रकों का मूवमेंट जो आप समझ नहीं सकते। बहुत ही स्मूथ हो गया, बहुत ही स्मूथ हो गया। जो पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई है, वो जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई है, उसकी वजह से पता चलता है कि हाँ जी, एप्पल कहती है हम तो इंडिया में जाके सेटअप करेंगे जी अपने आप को। एप्पल जो है, एप्पल जैसी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और एक डेटा और बता रहा हूं, आज ही मैं पढ़ रहा था, आज के टाइम पे प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सीनियर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, किसी भी लेवल पे गर्ल चाइल्ड इज मोर देन बॉयज इन द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अगर आप डेटा देख रहे हैं, प्राइमरी लेवल का डेटा देखिए, मिडिल लेवल का देखिए, सीनियर लेवल का देखिए, हाई लेवल का देखिए, किसी भी लेवल पे गर्ल्स आर मोर इन नंबर्स एज कंपेयर टू बॉयज इन द यूनिवर्सिटी और इन द कॉलेज। नाउ व्हाट डू इट मीन? एक हमारे रामायण महाभारत में, कहीं मेरी माँ बताती थी, कहीं पढ़ा था कि जब एक लड़का पढ़ता है ना तो वो अपने परिवार को समृद्ध कर पाता है, लेकिन जब वो एक लड़की पढ़ती है ना तो वो 2 परिवारों को समृद्ध करती है, 2 परिवारों को। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आगे चल के हमें क्या बनाने वाला है और हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है, इसको आपको समझना है, इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करना है। जो कर लेगा वो पैसा बना लेगा, वो उसकी वेल्थ क्रिएट कर लेगा, और जो ये नहीं कर पाएगा वो हमेशा, देखिए कहते हैं गलतियां निकालना, गलतियां ढूंढना ये दुनिया में सबसे आसान काम है। अच्छाइयां ढूंढना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छाइयां ढूंढिए। आप आज भी इंडिया में करप्शन मिलेगा, आप भी इंडिया में कुछ 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 मिलेगा। और ऐसा लोग कहते हैं बारिश आया गुड़गांव में, जब बाढ़ आ गया, अरे मैंने देखा है अमेरिका में भी बाढ़ आती है, मैं खुद टीवी पे देखा है। मैं अमेरिका नहीं गया, लेकिन मैंने देखा अमेरिका में बाढ़ हुई, चाइना में बाढ़ आई हुई, मैंने देखा है। अगर बारिश ज्यादा होगी, कुछ ऐसा होगा, डेवलपमेंट होगा, जमीनें सारे हो जाएंगी तो बाढ़ आएगी आएगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन बारिश आएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है वो। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है कि हाँ कल को बाढ़ आ जाए तो हमें अपने आप को कैसे करना है, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वो उसके लिए अरेंज करना है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। लेकिन आप सोचे कि ऐसा कुछ हो जाए कि हाँ जी बारिश हो और रोड में पानी ही ना रहे, ऐसा दुनिया में मैं अभी तक तो मैंने कोई देश देखा नहीं। ऐसा तभी हो सकता है जहां डेवलपमेंट ना हो, जमीनें बनी है, जमीन जितना बारिश आया वो सब जमीन में चली गई, कंक्रीट है ही नहीं, तो हो जाएगा ऐसा। तो अगर डेवलपमेंट होगा तो पानी तो लगेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सीमेंट के अंदर से पानी नहीं जाएगा, वो मूव करेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको मैंने अभी तक बताया कि इन्वेस्टिंग क्यों करना है, फिर मैंने बताया कि इंडिया में इन्वेस्टिंग कैसे करना, ये 2 चीजें बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शेयर खरीदते समय किन किन बातों, कौन कौन से शेयर में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, मैं आपको लाइव स्क्रीन पे जाके भी दिखाऊंगा। पहली चीज,
जब भी आप शेयर खरीदे तो आप वो शेयर खरीदे जो आपको समझ में आता है, जिसका बिजनेस समझ में आता है। मुझे टीसीएस समझ में आता है भाई, वो टेक्नोलॉजी में काम करती है, पासपोर्ट बनाती है, देखा हुआ है मैंने, बहुत सारे कंपनियों में काम करते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टीसीएस में काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स देते हैं, आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, वो सब मुझे समझ में आता है। इसलिए मुझे मुझे एचयूएल का बिजनेस समझ में आता है, मुझे डाबर का बिजनेस समझ में आता है, मुझे मारुति का बिजनेस समझ में आता है। जो आपको समझ में आए ना उस शेयर के पे दिमाग लगाओ। XYZ टेक्नोलॉजी कंपनी, XYZ इंफ्रा कंपनी, XYZ जिसका पता ही नहीं क्या करती है, आप हमेशा परेशान रहेंगे, उसके शेयर खरीदेंगे, दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका आपको समझ नहीं है, आपने कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, कहीं से देखा, आपने कर लिया, कल को कुछ और पढ़ेंगे या उसका प्राइस नीचे जाना शुरू होगा, आप घबरा के बेच देंगे, उसका प्राइस ऊपर जाएगा, आप खुशी में बेच देंगे, तो हाँ खूब कमा लिया, खूब कमा लिया, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको देखना है कि उस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो बिजनेस आपको समझ में आ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, और अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर दिमाग मत लगाइए, चाहे कोई कहे कि वो 10 गुना होने वाला। जैसे मुझे नहीं समझ में आता ये डिफेंस कंपनियां क्या बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, जो ऑर्डर आता है वो कैसे समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता। मैं कभी डिफेंस कंपनियों में पैसे नहीं लगा, मुझे नहीं समझ। हो सकता है कि आपने मिलिट्री में नौकरी की हो, आपको समझ में आता हो कि हाँ जी एक कौन सी डिफेंस कंपनी क्या बना रही है, कहाँ डिमांड है, आपको समझ में आता हो, आप उसमें कर सकते हैं, आपके ऊपर। तो जो बिजनेस आपको समझ में ना आए उसमें पैसा कभी ना लगा। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी में मैंने आपसे कहा कंपनीज प्राइसेस आर स्लेव टू द देयर अर्निंग्स। तो आपको देखना है कि क्या कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, कैश फ्लो है, वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर वो नहीं बढ़ रहा तो आप उसमें पैसा ना लगाएं। मैं अभी आपको लाइव स्क्रीन पे जाके चीजें दिखाऊंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, चीजें दिखाऊंगा कहां पे ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, आपको देखना है क्या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 10 सालों में कम से कम 3 गुना हुआ कि नहीं, रेवेन्यू जो है 3 गुना हुआ कि नहीं, कैश फ्लो जो है वो 3 गुना हुआ कि नहीं। मैं 3 गुना देखता हूं, आप 4 गुना भी देख सकते हैं, 5 गुना भी देख सकते हैं, 2 गुना, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं देखता हूं तो जब तक कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का कैश फ्लो पिछले 3 सालों में, सॉरी 10 सालों में 3 गुना नहीं हुआ, मैं उन कंपनियों पे दिमाग नहीं लगाता। क्या होने वाला है मुझे उससे मतलब नहीं है, कौन टॉप करने वाला है मैं उससे मतलब, कौन टॉप कर रहा है मुझे उससे मतलब, मेरा ये मानना। उसी तरह जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस को खड़ा किया है। अगर मुझे किसी शेयर में प्रमोटर्स शेयर को बेचते हुए दिखते हैं या प्रमोटर्स की होल्डिंग कम दिखती है तो मैं उस शेयर में पैसे नहीं लगाता। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे शेयर जिसमें प्रमोटर्स खुद शेयर बेच रहे हो, जिसके प्रमोटर्स शेयर बेच के निकल रहे हो या पास्ट में उन्होंने बेच दिया हो, उन शेयर्स में मैं पैसे नहीं लगाता। मैं उन शेयर्स में पैसे लगाता हूं जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग हाई हो। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, एज पर इंडियन रूल कोई भी कंपनी जो लिस्टिंग के लिए आ गई उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम जो है वो 75% हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, और बैंक्स के केस में ये 26% होता है। आई एम रिपीटिंग, फॉर नॉर्मल कंपनी इट इज 75% एंड फॉर द बैंक्स इट इज 26%। तो इस हायर लिमिट यानी 75% के जितना पास प्रमोटर की होल्डिंग हो उतना अच्छा है। अगर 50 हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 20% आ गई तो मैं उस शेयर से दूर हट जाता हूं, भाग जाता हूं, मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, मैं उसे देखता भी नहीं। तो जब भी आपको प्रमोटर, अगर प्रमोटर अपने कंपनी के शेयर खरीदते हुए दिखे, इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है। और प्रमोटर अपने कंपनी के शेयर बेचते हुए दिखे, इसका मतलब आपको कुछ शंका होना चाहिए। अगर आपको ये शंका होगी तो आप कभी भी गलत शेयर नहीं खरीद पाएंगे। आप जो है शेयर किसी का माइक ऑन है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप अपने अपने माइक को म्यूट कर लेंगे तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ नाउ नेक्स्ट जो चीज मुझे आपको बतानी है वो बतानी है कि जिस कंपनी में लोन बहुत तेजी से बढ़ रहा हो उन कंपनियों से आप दूर रहें। ठीक है, लोन, अब कोई कहेगा लोन उसने अगर पॉजिटिव लिया और यूज किया, क्या क्या, अगर लोन बहुत, देखिए कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को अपनी अर्निंग से फाइनेंस कर पाए, रिपीट कर रहा हूं,
कंपनी अगर अपने एक्सपेंशन को अपने अर्निंग से फाइनेंस कर पाए, जैसे मैं नौकरी करता था, मुझे घर खरीदना था, अगर मैं अपने अर्निंग से घर खरीद लिया तो ये मैंने बहुत अच्छा काम किया। अगर मुझे लोन लेके करना पड़ा तो थोड़ा खराब किया, नहीं किया तो और भी खराब। तो आप बेस्ट के साथ रहिए ना, ऐसी कंपनियों के साथ रहने की कोशिश करिए जहां पे लोन कम हो या लोन कम हो रहा हो। ऐसी कंपनियां जिसपे लोन बहुत ज्यादा है या लोन इंक्रीज हो रहा हो, उनसे अपने आप को दूर रखें। नेक्स्ट, आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है, ओनर्स का लगा हुआ है, उसे हम इक्विटी कहते हैं, और सबका मिला के ओनर्स का और डेट मिला के जो होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है उस पे मिलने वाला रिटर्न अगर हाई है, आरओसी आरओई अगर हाई है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। जहां पे आरओसी आरओई लो है, उन कंपनियों से दूर रहें। मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये चीजें। कोशिश करिए कि जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है वो प्रॉफिट उसके कैश में भी कन्वर्ट हो। ऐसा ना हो कि केवल वो अकाउंटिंग प्रॉफिट हो। दिखाने वाला प्रॉफिट अलग होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैश का प्रॉफिट, क्या वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने दिखा दिया, हाँ जी, क्या है, लड़का जो 5 करोड़ कमाता है, घर कितना लाता है, पैसा ही नहीं आता जी। क्यों? कंपनी ने कहा जी अभी तो तुम्हें देंगे, तो उस पैसे का हमें कोई फायदा नहीं है। आपको वो पैसा का, या कई बार आपने नौकरी की होगी जहां पे मार्केटिंग वगैरह में टारगेट बेस होता है, कहते आप इतना बेच देंगे तो आपको इतने करोड़ दे देंगे। बेच दिया जी, दे दो, अच्छा जी अगली बार देंगे, अगली बार देंगे, देते देते नौकरी भी चलेगी, पैसे नहीं आए। तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। पैसा वही काम का है जो प्रॉफिट आपके कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। एंड जहां पे भी प्रमोटर्स के में दाग दिखाई दे, जहां पे आपको समझ में आया प्रमोटर्स कुछ घपला करा, कोई ऐसी न्यूज आती है, पढ़ते हैं, इसे मैंने कहा पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपको पता चलता है प्रमोटर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगे, तो आपको उन कंपनियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। प्रमोटर्स जिस कंपनी में क्लीन नहीं है, प्रमोटर जिसमें नॉटी हैं, प्रमोटर जिसमें चोर हैं, उनसे आप अपने आप को बचा के रखें, आप खुश रहेंगे। जैसे कोई भी इंडिया में कह सकता है, हाँ जी अंबानीज हैं, अदानीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, महिंद्राज हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, दीज आर द गुड। हो सकता है किसी को इनमें से भी किसी के नाम पे लगे, नहीं नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। जिस भी प्रमोटर पे आपको थोड़ा भी शक है, उसकी कंपनियों से आप दूर रहें, आप खुश रहेंगे। मैं आपको स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं दिखाने के लिए। मैं एक वेबसाइट यूज करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है स्क्रीनर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस वेबसाइट को मैं यूज करता हूं इन सब चीजों को देखने के लिए जो मैंने आपको बताया, उस वेबसाइट का नाम है स्क्रीनर। जो लोग हमारे साथ मेंटरिंग से जुड़े हैं या जो लोग हमारी रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं, उनको पता है कि हम, सपोज मैंने एक कंपनी ले लिया नेस्ले। अब नेस्ले लिया मैंने आपको 5-6 चीजें बताई। मैंने आपको बताया क्या आरओसी आरओई हाई है, देखा, हाँ जी दिख रहा है मुझे 160 170 का आरओसी। प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% दिख रही है मुझे। लोन कंपनी के ऊपर बहुत तो नहीं है। मैं नीचे जाता हूँ, बैलेंस शीट देखता हूँ, कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कितनी है, भाई बहुत कम है, 200-300 करोड़ की बोरोइंग है, ज्यादा है नहीं। कैसे पता चला है 200? अब 200 करोड़ ज्यादा है कि कम है? मेरे लिए 300 करोड़ बहुत ज्यादा हो सकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए 300 करोड़ कम हो सकता है। वो डिपेंड करता है बैलेंस शीट के साइज पे। अगर 10,000 करोड़ की बैलेंस शीट है तो उस पर 300 करोड़ अगर आप देखेंगे तो ये मुश्किल से 3% है। लेकिन अगर यही बैलेंस शीट का साइज ये 1,000 करोड़ का होता, टोटल बैलेंस शीट का जो टोटल है ये 1,000 करोड़ का होता, तो उस केस में अगर 300 करोड़ का लोन है तो लोन बड़ा लोन है। सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए की है और मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, ये महंगा हो सकता है। किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है, उसने 1 करोड़ का लोन लिया, तो उसके लिए ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको बैलेंस शीट के साइज के हिसाब से लोन को देखना होता है। एब्सोल्यूट फिगर में अगर आप लोन देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। इसके लिए एक रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो। अगर अकाउंटिंग वाले हैं तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं लेमैन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस शीट के साइज के बेसिस पे आप लोन को देखिए। दूसरी चीज, आरओसी और आरओई, ये जो 2 फिगर हैं आपको स्क्रीन पे मिल जाते हैं, आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको जानना नहीं है। आरओसी, अब अगर कंपनी कमाती है 2%, 3%, 4%, तो आप उन कंपनियों से दूर रहें। ऐसी कंपनी जो कम से कम आरओसी आरओई 15 से 20% के ऊपर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आरओसी आरओई जो है 15 से 20% के ऊपर कोशिश करें।
अगर कंपनी ही 2% कमाएगी या 4% कमाएगी या 8% कमाएगी तो आपको वो कमा के क्या देगी? जो भी अच्छी कंपनी होगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक, अगर आप देखेंगे तो ROE 17% है, ठीक ठाक है। अगर आप देखेंगे डाबर, ROC कितनी है तो पता चलेगा जी ROE 19% है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर किसी कंपनी का ROE अगर आपका पता चला 3% है, 2% है, 5% है, उन कंपनियों से दूर रहें। तो मैंने आपको बताया ROC ROE को देखें जरूर, कंपनी में लोन जरूर देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग जरूर देखें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10% 5% है। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इसकी सेल्स देखें, क्या ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। देखिए हर साल इसकी सेल्स जो है पिछले 10 सालों में जो सेल्स है ये 6,000 से 12,000 हो गई, ये उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं चलता हूं यहीं पे, मान लीजिए मारुति को देखता हूं, मैंने कहा मैं जनरली इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं जिसमें कम से कम 3 गुना हुआ। अब देखिए मारुति को देखिए, 10 साल पहले इसकी 44,000 करोड़ की सेल थी और आज के टाइम पे इसकी जो सेल्स है वो करीब 145 की हो गई, तो ये 3 गुना हो गई, करीब 4 से 12। तो आपको सेल्स, उसी तरह फिर प्रॉफिट को देखिए, क्या प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट ये 2,000 करोड़ का था, आज के टाइम पे ये क्या 6,000 करोड़ के ऊपर हो गया है, हो गया जी 14,000 करोड़ हो गया। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। पता चला 10 साल पहले 2,000 करोड़ प्रॉफिट था, 10 साल बाद उसके 1,000 करोड़ हो गया या आपका 1,500 करोड़ हुआ। तो जब आपका प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा कंपनी का, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आप अपना पैसा लूज करेंगे या आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा जितना ग्रो करना चाहिए। उसी तरह फिर कैश फ्लो को जरूर देखें। ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, जो डे टू डे बिजनेस से पैसा आता है, इसे हम कहते हैं कैश फ्लो। 10 साल पहले मारुति का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 4,000 करोड़ पैसा आता था और 10 साल बाद आज जो है 16,000 करोड़ आता है। तो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, जिनको को होस्ट राइट दिया है, देखिए किसकी आवाज आ रही है, उनको रिमूव कर दीजिए प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कैश फ्लो जो है वो इस कंपनी का बढ़ रहा है। अगर मैं यहीं पे नेस्ले देखता हूं, नेस्ले में क्या हुआ, हाँ जी नेस्ले के कैश फ्लो में क्या हुआ, तो मैंने देखा कि हाँ जी नेस्ले का कैश फ्लो 10 साल पहले 2,000 करोड़ का 1,700 करोड़ का था। नाउ आफ्टर 10 ईयर द कैश फ्लो ऑफ नेस्ले हैज कम टू 4,000 करोड़, तो लगभग लगभग 70 से 51 करीब करीब 3 गुना के आसपास, नहीं 3 गुना तो 2.5 गुना हो गया। तो इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। नाउ अगर कैश फ्लो मेरा 10 साल पहले 1,500 करोड़ का था, अब 2,000 करोड़ का है, नहीं बढ़ रहा है, आप 1,500 करोड़ ही है, तो ऐसी कंपनियों से आप दूर रहिए। ठीक है, ये 10 साल का डेटा नहीं है, आपके पास जितना डेटा हो उतना आप ले सकते हैं जिससे आपको देखने से। तो ये बहुत फंडामेंटली चीजें होती हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन अगर आपने इतनी चीजें भी देख ली ना कि हाँ जी कंपनी का ROC ROE अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, अब देखिए इस कंपनी में प्रमोटर 62% शेयर रखे हुए हैं, ठीक है दिस इज गुड। अब पता चला प्रमोटर की होल्डिंग 5% हो गई है, 6% हो गई है, तो उन कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। वो कंपनियां आपको परेशान करेंगी, उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो मैंने आपको अच्छी कंपनी के क्या रूल्स होते हैं ये मैंने आपको स्क्रीन पे जाके दिखाया है, और डिटेल में जा सकते हैं, हमारे पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि मैंने आज सोचा कि मैं इतना जरूर बता दूं कि कोई भी कंपनी सेलेक्ट करते समय अगर आपने ये बेसिक चीजें भी देख ली ना, तो आपका पैसा नुकसान ना हो। एज एन एजुकेटर मेरा काम है आपका 10 रुपए ना बने, लेकिन जो पैसा आपने लगाया है वो वेस्ट ना हो। अगर आपने 100 लगाया है तो वो 50 ना हो जाए, वो 40 ना हो जाए, वो 70 ना हो जाए, ठीक है, 100 की जगह वो 110 ना हो के 105 हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप लोग सब लोग सर्विस क्लास के लोग हैं मैक्सिमम, और जो सर्विस क्लास के लोग होते हैं वो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। जिस दिन आपका 5 रुपए नीचे जाएगा आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरा हमेशा जो होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 100 रुपए, ध्यान से देखिए, 100 रुपए से 50 रुपए हुआ तो 50% नीचे गया, लेकिन उस 50 रुपए को दोबारा 100 रुपए आने में 100% ऊपर जाना पड़ेगा, 100% ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए आपको एक रूल हमने बनाया है, हेड वी विन एंड टेल वी डू नॉट लूज। ये सिंपल सा रूल, हेड आए हम जीते, टेल आए हम लूज ना करें, सिंपल। इसी रूल पे मैं इन्वेस्टिंग करता हूं, मेरी इन्वेस्टिंग की यही फिलॉसफी है। मुझे 50 गुना नहीं चाहिए, मैं धीरे धीरे
लंबे समय में अमीर बनना चाहता हूं, एक दिन में मुझे नहीं अमीर बनना, और मैं मान के चलता हूं कि अगर आप इस फिलॉसफी को लगाएंगे तो आप पैसा इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाएं या जो लोग मेरे मेंटरिंग प्रोग्राम में हैं उनको पता चलता है, कहते हैं कई लोग कहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आई वांट टू ज्वाइन योर मेंटरिंग, आई वांट टू ज्वाइन योर मेंटरिंग। मैं कई बार तो 2-2 महीने उनको रिप्लाई नहीं करता। इसलिए रिप्लाई नहीं करता केवल उनका पेशेंस चेक करने के लिए कि इनके अंदर पेशेंस है कि नहीं, उनको रिप्लाई नहीं करता। फिर वो मुझे पैसे दे देते हैं, फिर पता चलता, फिर 2 महीने उनको कुछ नहीं करता, पैसे दे दिए, रख लिया, आराम से बैठ जाता हूँ, फिर चेक करता हूँ उनका पैसेंस। जब ये समझ में आ जाता है कि हाँ जी अब ये ठीक ठाक है, तब मैं उनसे बात करता हूँ, अदरवाइज उनको गूगल पे वापस तो मैं ऐसा करता हूँ, बहुत बार करता हूँ, क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस नहीं है ना वो कभी इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकता, वो उसकी उसकी बस की बात ही नहीं। आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपको ये पहले बताया इन्वेस्टिंग इक्विटी में क्यों जरूरी है, फिर मैंने बताया इंडिया में इन्वेस्टिंग करके आगे क्या होने वाला है, फिर मैंने बताया अच्छे शेयर्स खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या ऐसा प्राइस है, वो कौन सा प्राइस फैक्टर देखे। अगर आपने मारुति का शेयर, नेस्ले का शेयर, एचडीएफसी का शेयर, डाबर का शेयर, कोई भी अच्छा शेयर आपने गलत रेट पे खरीद लिया तो भी आपको अच्छी रिटर्न नहीं मिलती। तो अच्छे रिटर्न का एक फंडामेंटल रूल है कि आपको अच्छे शेयर को अच्छे प्राइस पे खरीदना होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे शेयर को अच्छे प्राइस पे खरीदना होता है। तो अच्छे शेयर्स के मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं, अब मैं अच्छे प्राइस का रूल बताने जा रहा हूं। प्लीज इनको अगर आप ध्यान रखेंगे, 4-5 रूल हैं, अगर कोई इतना एक्चुअली क्या है हम फॉलो ही नहीं कर पाते। हमेशा मैं कहता हूं डॉक्टर हमें बताता है मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है, सिंपल सा रूल है, सिंपल रूल है, मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। मैं आपको गारंटी से बता देता हूं, चाहो तो आप इसका अभी हम उसको कर देता हूं। 82 लोग आप लोग अभी लाइव हैं, यूट्यूब पे कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 82 लोगों में से अगर मैं पूछूंगा मॉर्निंग वॉक कितने करते हैं तो 10-12-15% लोग। सबको पता है मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है, सबको ये रूल पता है, लेकिन करते हैं 10%, 15%। मैंने बहुत सर्वे करके देखा, लाइव क्लासेस में करके देखा। उसी तरह शेयर मार्केट में रूल बताना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसीलिए लोग कहते हैं सर आप अपने मेंटरिंग काम में क्या करते हो, मैं कहता हूं मैं मेंटरिंग काम में बस उसको वो रूल याद दिलाता रहता हूं, याद दिलाता हूं, अब ये करो, अब ये करो, देखो मत पोर्टफोलियो, मत खरीदो, मत बेचो, यही करता रहता हूं मैं। देखते हैं 2-2 महीने बात ही नहीं करता मैं लोगों से, वो कहते हैं यार पैसे भी ले रही है ये कुछ कर ही नहीं रहे, फ्री होता है। मैंने कहता कोई बात, जब आप मेंटली समझ में आएंगे, हाँ शेयर खरीद के छोड़ दिया, 2 महीने की बात, 2 साल के लिए छोड़ दिया, 3 साल के लिए छोड़ दिया, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो समझ लो आप शेयर में इन्वेस्ट कर पाओ, तभी आप शेयर में इन्वेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो अब मैं आपको सही प्राइस बताने जा रहा हूं, शेयर के प्राइस को कब हम सही प्राइस कहते हैं। देखिए हमारे गांव में एक पोतन साहब हुआ करते थे, हमारे गांव के सबसे अमीर इंसान होते थे वो। तो वो पोतन साहब की फिलॉसफी क्या थी, जब गांव में फसल होती थी, तो जब फसल होती थी सबके पास फसल है, रखने की कोई जगह नहीं है, तो सब लोग सस्ते में उसको बेचते थे, हमारे दादाजी भी बेचते थे, सब लोग गांव के सब लोग। और वो पोतन साहू जी उसको बोरियों में भसवाते, कहते हैं आज हमने इतने बोरी अनाज कसवाया, ये हमारे गांव की फिलॉसफी होती थी। इस पोतन साहू जी ने आज 400 बोरी गेहूं कसवाया, आज 500 बोरी अरहर की दाल अरहर कसवाया, इस तरह के तो कसवाते थे, मतलब वो बंद करके अपने अपने उनका गोडाउन होता था उसमें रख देते थे, और कुछ महीनों बाद वो उसको जब सही रेट आ जाता था उसको बेच देते थे। सेम फिलॉसफी इक्विटी मार्केट की है। इक्विटी मार्केट में आपको पता है गेहूं क्या है, अरहर क्या है, सरसों क्या है, चावल क्या है, जो आपको लगता है कि आने वाले महीनों में बिकेगा, उस चीज को सही रेट पे जब आ जाए तो आपको खरीद लेना। अब अगर आपने उसमें किराए खरीदा, एक हमारे तरफ एक किराए एक फसल होती थी, आई डोंट नो आप लोग जानते कि नहीं जानते, वो एक फसल होती है जो जनरली कोई यूज नहीं करता, ठीक है, अगर आपने वो खरीद के रख लिया तो आपका गोदाम की जगह भी वेस्ट होगी और वो बाद में फसल बिकेगी भी। तो आपको यही चीज आपको ध्यान रखना है, तो आपको अच्छे शेयर खरीदने हैं, आपको धान खरीदना है, गेहूं खरीदना है, अरहर खरीदना है, सरसों खरीदना है, पहली बात। दूसरी बात, इनको भी अच्छे रेट में खरीदना है, ये नहीं कि आपने एक गलत रेट में खरीद दिया और उसके बाद पता चला कि वो रेट तो कभी आया ही नहीं, या वो पता चला 4 साल बाद आया, 4 साल का रखने का खर्चा आपका चूहे खा गए उससे ज्यादा, और आपका कोई नुकसान। तो वो आपको समझना है, यही इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी है। तो मैं सही रेट बताने जा रहा हूं, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा कि सही रेट में अगर आपने इतनी चीजों का ध्यान रखा, क्या क्या चीजें ध्यान रखना होता है सही रेट शेयर का देखते सब। पहली चीज,
जो शेयर है वो बहुत तेजी से ऊपर ना जा रहा हो और बहुत तेजी से नीचे ना आ रहा हो। पिछले अगर आप 1-1.5 साल को शेयर को देखें, अगर वो शेयर पता चला कि हर रोज 5% ऊपर, 10% ऊपर, पिछले एक साल में आपको 200% बढ़ चुका है, 400% बढ़ चुका है, या पिछले एक साल में 200% घट चुका है और फिर 5% सर्किट लग रहा है, नीचे गिर रहा है, उस शेयर से दूर रहें। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे शेयर जो बहुत तेजी से ऊपर गए हैं, पिछले साल में 200, 400, 500, 600% बढ़ गए हैं, उनसे अपने आप को दूर रखें। वो आपको रुलाएंगे ही रुलाएंगे। अगर 200% घट रहे हैं, पता चला किसी ने वोडाफोन खरीद लिया, किसी ने यस बैंक खरीद लिया, किसी ने डीएचएफएल खरीद लिया, वो अब तो आधा हो गया, अब कितना नीचे जाएगा, इसको खरीद लो। अरे आधा का भी आधा हो गया, अब कितना नीचे जाएगा, 400 का था अब तो 40 रुपए पे आ गया, खरीद लो। अब 40 रुपए 10 रुपए पे आ जाता है और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ऐसा कोई शेयर जो बहुत तेजी से ऊपर भाग गया हो या बहुत तेजी से नीचे भाग रहा हो, उससे अपने आप को दूर रखें। आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, क्योंकि जो बहुत तेजी से ऊपर भागता है या नीचे भागता है, उसमें हम लालच में खरीदते हैं, लालच में। अब भाग रहा है पकड़ लो, या नीचे आ गया, नीचे आ गया, अब तो पकड़ लो, अब तो बस कुछ होगा। इनसे दूर रखें। दूसरा, जब भी आप शेयर खरीदें तो आपको देखना है कि जो शेयर है वो अपने जो लाइफ टाइम हाई है उस पर कभी ना, उससे कम से कम 20%, 25%, 30% नीचे मिले। मैं मारुति 12,000 का है, मैं नहीं खरीदूंगा। मारुति हो सकता है मैं कल को 15,000 पे खरीदूंगा, लेकिन मैं 15,000 पे तब खरीदूंगा जब वो 20,000 जा चुका होगा और 20,000 से दोबारा 15,000 पे आया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज मारुति 12,000 का है, वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, उसका लाइफ टाइम हाई आई थिंक 12,800। मैं मारुति को नहीं खरीदूंगा, कल को आज के 6 महीने बाद, आज के 1 साल बाद हो सकता है मारुति 15,000 पे हो, और मैं मारुति को खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा? अगर वो 20,000 जाके वो दोबारा 15,000 पे आया और कंसोलिडेट होगा तो मैं खरीदूंगा। तो कभी भी स्टॉक को अपने लाइफ टाइम हाई पे नहीं खरीदना है। लाइफ टाइम हाई से जब स्टॉक करेक्टेड हो चुका हो तभी आपको स्टॉक को खरीदना है। नेक्स्ट चीज होती है कि जब आप स्टॉक को खरीदें तो आपका जो पी और पीबी हो वो एवरेज पी और पीबी से नीचे हो। मैं रिपीट, अभी मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा। जब आप स्टॉक खरीदें तो स्टॉक जो है अपने एवरेज पी और एवरेज पीबी से नीचे हो या उसके आसपास हो। बहुत ऊपर हो तो स्टॉक को नहीं खरीदना है। अब कहां पे पी देखना है और कहां पे पीबी देखना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो आपको न्यू एज कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड वाली कंपनी होती हैं, नेस्ले हो गया, टाइटन हो गया, टीसीएस हो गया, जहां पे ब्रांड मैटर करता है, वहां पे आपको पीई देखना है, प्राइस टू अर्निंग देखना है। और जहां पे कंटेंट मैटर करता है, उसे ब्रांड से मतलब नहीं है। जैसे स्टील कंपनी है, अब सरिया लगा रहे हैं तो हम सरिया कितने रुपए, ये 1 रुपए किलो भी कोई कम दे रहा है तो हम उस सरिया का लगा के बिल्डिंग बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जिंदल का सरिया कैसे है, टाटा का सरिया कैसे है, कोई मतलब नहीं है कि हाँ जी सरिया सरिया। तो वहां पे आप पीबी देखेंगे। तो जहां पे आपकी ओल्ड एज कंपनी, सीमेंट कंपनी हो गई, स्टील कंपनी हो गई, वहां पे आप पीबी देखते हैं। और जहां पे ब्रांड मैटर करता है बहुत बड़ा, जहां पे टेक्नोलॉजी वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, वहां पे आप पीई देखेंगे। ठीक है। और कोशिश करें उस समय, जैसे अगर आज मुझे कोई बोले तो इस समय इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक थीम है अगले कुछ सालों के लिए। इंफ्रा जो है एक थीम है कुछ सालों के लिए। आज के 5 साल पहले पीएसयू 2020 के 19 के बाद पीएसयू डिफेंस, जब से वो एक थीम थी जब गवर्नमेंट आए थे। आज के तो थीम अगर आप पकड़ पाए, कई बार आप पकड़ पाएंगे, कई बार आप नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है। कुछ थीम होती हैं जो उस समय चलती हैं, अगर आप पकड़ पाए तो ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो ऑलवेज थीम, ऑलवेज, जैसे मैं बता रहा हूं एफएमसीजी, ऑलवेज ये हमेशा चलता है आपका। फार्मा ये हमेशा का थीम है। टेक्नोलॉजी हमेशा का थीम है। फाइनेंस, बैंकिंग एंड ऑल वाले जो शेयर हैं ये हमेशा बहुत नहीं भागेंगे लेकिन आराम है। तो कुछ थीम होते हैं जो कहते हैं परमानेंट थीम। तो परमानेंट थीम में क्या आते हैं आपके, फार्मा आती है, आपका एफएमसीजी आता है, आपका बैंकिंग आता है। तो अगर आप उसको पकड़, इनको अगर नहीं पकड़ पाते तो आप इनके साथ बने रहिए। लेकिन अगर आप पकड़ पाते हैं तो आप उन सेक्टर्स में जहां जो थीम है आने वाले सालों के, जैसे ईवी एक बहुत बड़ा थीम चल रहा है इस समय इंडिया में, आप उसके 1-2 शेयर, अच्छे शेयर कहीं उठा सकते हैं। मैं प्लीज नो रिकमेंडेशन, मेरा काम केवल आपको समझाना है, इसलिए कई बार मेरे मुंह से कोई एग्जांपल निकल जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दें। तो इसलिए मेरा, क्योंकि मेरा ये कोई टिप्स देना नहीं है। तो आपको देखना है कि अगर थीम को पकड़ के 1-2 शेयर उसका ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा बेनिफिट आपको दे देता है।
अब मैं आपको एवरेज पी और एवरेज पीबी कैसे देखते हैं मैं उस पर लेके जा रहा हूं। स्क्रीन पे मैं जा रहा हूं दोबारा। मैं दोबारा जाऊंगा इसी, सपोज ये है आपका। अब जैसे मैं आता हूं नेस्ले। अब नेस्ले में मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो ये आपको एक चार्ट दिखेगा। मैंने इसका 10 साल का ये चार्ट लगा दिया। अब मैं इसका प्राइस अर्निंग, अब नेस्ले पहले देखना नेस्ले क्या है, ब्रांड वाली कंपनी है या नहीं, ओल्ड एज है, नहीं नेस्ले ब्रांड वाली कंपनी, यानी मुझे पी देखना है। अब मैं नेस्ले का पी देखो, ये मैंने पी पे क्लिक किया। नेस्ले का जो एवरेज पी भी होता है वो 72 का होता है। और इस समय नेस्ले जो है मुझे मिल रही है 80, यानी थोड़ा सा महंगा है। कुछ ही दिन पहले ये मुझे 72 71 के पी पे मिल रही थी, 60 के पी पे मिल रही थी। वो एक सही टाइम था इस पे इन्वेस्ट करने का, सही टाइम था इन्वेस्ट करने का। अगर मैं मारुति को देखूं, मैं फिर बता रहा हूं प्लीज, आज मैं केवल केवल एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं। माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन। प्लीज ऐसा नहीं कि मैं कहूं ये सही टाइम है और कल आप खरीदे परसों शेयर नीचे जाए तो मुझे आप बोलें। ये केवल रिकमेंडेशन। अब देखिए जैसे मारुति है, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये पता चलेगा कि हाँ जी एवरेज इसका जो है वो 37 है और इस समय ये मुझे 26 पे दिख रहा है। तो ये मुझे अपना एवरेज पी से नीचे मिल रहा है, ये एक सही प्राइस हो सकता है। उसी तरह अगर मैं देखता हूं, मान लीजिए HDFC बैंक को देखता हूं। HDFC बैंक क्या है, अगर मैंने इसका 10 साल का देखा, हाँ जी 10 साल का डेटा, इसके बेसिस पे ये मुझे नीचे मिल रहा है तो मैं पी देखूंगा। सेम वे कई जगह मैं पीबी देखता हूं। कहां मैं पीबी देखता हूं, ओल्ड एज कंपनी में। पीबी कैसे मिलेगा, ये पी है। यहां मैं मोर पे जाके यहां मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूंगा। अब प्राइस टू बुक वैल्यू ये दिख रहा है मुझे। अगर मान लो कोई सीमेंट कंपनी जैसे अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट देखता हूं मैं, यहाँ पे मुझे पक्का पीबी देखना चाहिए। बैंक्स में बहुत पीबी देखते हैं। बैंक में ब्रांड मैटर नहीं करता। बैंक में हम पीबी देखते हैं, बैंक में हम पी नहीं देखते। ठीक है, तो बैंक में हमारा प्रोडक्ट मैटर करता है। तो जहां पे भी प्रोडक्ट मैटर करेगा वहां पे हम पीबी देखते हैं। जहां पे ब्रांड मैटर करता है वहां पे हम पी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूं ये कौन सी कंपनी है, ये मेरी अल्ट्राटेक है। अब मैं यहाँ पे पीई नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे पीबी देखूंगा। तो आपको ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैंने कहा रीडिंग हैबिट होगी तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे को अल्ट्राटेक जो है इसका पीबी बहुत हाई दिख रहा है एज कंपेयर टू पास, तो मैं इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसी तरह से हमें, आपको पी देखना है, पीबी देखना है, अपने लाइफ टाइम हाई पे तो नहीं है ये देखना है, बहुत तेजी से ऊपर तो नहीं गई है या बहुत तेजी से नीचे तो नहीं आई है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, RVNL। अब ये स्टॉक है, हो सकता है बहुत अच्छा स्टॉक हो, नो रिकमेंडेशन, मेरे पास नहीं है ना मैं खरीदने जा रहा हूं। अब मैं इसको देखता हूं, अगर 5 साल का चार्ट ऐसे लगाता हूं तो मुझे दिखता है ये पिछले 3-4 सालों में बहुत तेजी से, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट बहुत तेजी से ऊपर गया। तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जो स्टॉक में वर्टिकल मूव आता है, ध्यान से समझिएगा, वर्टिकल यानी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होने लगता है, उसे कहते हैं बहुत तेजी से ऊपर जाना या बहुत तेजी से नीचे जब स्टॉक आएगा। तो वो स्टॉक का जो मूवमेंट होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्टॉक है, आपको जनरली आपका ये लगभग 2023 से ही आपको इसके अंदर वर्टिकल मूव दिखाई देगा, वर्टिकल मूव दिखाई देगा। एज का अगर मैं यहीं पे अगर आपको दिखाई दूं, आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका मैं 10 साल का आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आपको वैसा वर्टिकल मूव आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए, आपको ये वर्टिकल मूव नहीं है, देखिए ध्यान से, ये आपका मूव जो है ये कुछ 60 डिग्री में, 65 डिग्री में, 70 डिग्री में नीचे से ऐसा दिखाई देगा। तो वाई एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो अगर आपको वर्टिकल मूव दिखाई देना शुरू कर दे स्टॉक में, तो उस स्टॉक से यानी बहुत तेजी से ऊपर गया है या बहुत तेजी से नीचे आया है, तो उस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। यही सब चीजें हम अपने मेंटरी प्रोग्राम में या हमारे जो डेली क्लासेस होती है यूट्यूब पे 8:30 बजे क्लासेस होती है उसमें भी बताते हैं। मेरा पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इक्विटी इन्वेस्टिंग में प्रमोट करना, ये बताना कि इक्विटी इन्वेस्टिंग जुआ सट्टा स्पेकुलेशन नहीं है। हाँ, हम जाके इक्विटी में जुआ सट्टा स्पेकुलेशन करते हैं और फिर कभी हम जीतते हैं कभी हम हारते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने तो वो जुआ है सट्टा स्पेकुलेशन है। बिकॉज हम, ये उसी तरह है जैसे क्रिकेट सचिन खेलते हैं लेकिन गुड़गांव के फ्लैट में बैठ के कुछ लोग क्रिकेट में बैटिंग करते हैं। अब जो लोग बैटिंग करते हैं वो हो सकता है एक एक बैटिंग में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा पैसा कमा ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में सचिन तेंदुलकर ही पैसा कमाते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। सेम इक्विटी है, तो इक्विटी में बैटिंग भी होती है
कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन ये वो सब कुछ होता है, और इक्विटी में इन्वेस्टिंग भी होती है। मैं जिस फिलॉसफी को लेकर बढ़ा हूं, मैं लोगों को बताता हूं, मैं स्कूलों में जाता हूं, सेशंस लेता हूं। कई बार लोग कहते हैं सर आप स्कूलों में सेशन लेते हो, आपको क्या मिलता है? मैं कहता हूं मुझे दिन में अपने शेयर्स को नहीं देखना है, इसलिए मैं किसी स्कूल में रहता हूं। मैं किसी स्कूल में इसीलिए रहता हूं कि जब मार्केट खुली है तो मुझे शेयर को देखना ही नहीं। मेरे पास इंटर्न बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं, उनको मैं सिखाता रहता हूँ जिसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं स्कूलों में जाता हूँ, करियर काउंसलिंग के सेशन लेता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशन लेता हूँ, ये सब करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में अगर 4 महीने में एक अच्छा शेयर मिल गया तो मेरे लिए बहुत है। रोज मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे और किसी के पास कैसे आएंगे कि रोज मुझे एक मल्टी बैगर चाहिए? वो चाहिए ही नहीं मुझे, तो मुझे रोज स्क्रीन के सामने बैठना क्यों है? तो मैंने आपको अभी तक जो चीजें बताई, अब मैं लास्ट पार्ट पे जा रहा हूं आपके आज की क्लास का, कि जब मैं शेयर खरीदता हूं तो मैं किन बातों का जरूर ध्यान देखता हूं। इस पार्ट पे मैं जा रहा हूँ। ये अभी मैं टेक्निकल उस पे, ये देखिए, मैं जब इन्वेस्ट करता हूं तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि जी मेरे पास वही पैसा जो मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए हो, जो मेरे पास 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के लिए हो, उसी शेयर में मैं इन्वेस्ट करता हूं। ऐसा पैसा जो मेरे को 4 महीने बाद चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, मेरे बेटे की फीस देनी है, मुझे रेंट देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उस पैसे को मैं इक्विटी में नहीं लगाता। ठीक है, ये नहीं कि हाँ जी आज ये आया है कल ये डबल हो जाएगा, ऐसा है। दूसरी चीज, मैं कभी वो स्टॉक नहीं खरीदता जो अपने लाइफ टाइम हाई पे हो, कभी नहीं खरीदता। मैं हमेशा पीवी चेक करके ही स्टॉक खरीदता हूँ कि हाँ जी वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से, अपने पीएस से एवरेज से नीचे हो। जब मैं स्टॉक खरीदता हूं तो जो डाइवर्सिफिकेशन का रूल मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी भी शेयर में 3% से कम न लगाऊं और 10% से ऊपर मैं कभी नहीं लगाता। सपोज अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है तो मैं कभी भी किसी भी हालत में 1 करोड़ के ऊपर किसी शेयर में नहीं लगाऊंगा। उसी तरह मैं कभी भी किसी शेयर में 3 लाख से कम भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 30 लाख से कम, सॉरी 30 लाख से कम भी नहीं लगाऊंगा। ये मेरा मतलब कंसेप्ट है। मैं अगर मैंने मान लो कोई मल्टीबैगर मुझे मिल गया, कोई अच्छा शेयर मिल गया, उसमें मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, वो 10 गुना हो भी गया तो मेरी पोर्टफोलियो पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कभी आप 2 शेयर 4 शेयर 10 शेयर खरीदने, क्यों? क्योंकि वो 10 शेयर जब ऊपर जाता है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैंने देखा है लोग मेरे पास आते हैं, जो लोग मुझे पास पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ तो पता चलता है एक शेयर खरीदा था, वो 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, तो भी दुखी है। सर एक ही खरीदा था, सर 2 ही खरीदा था, और वो कम हो गया तो भी दुखी है कि अरे सर ये तो खरीदा था नीचे चला गया। तो ऐसा इन्वेस्टिंग का क्या फायदा जिसपे आपको दोनों ही केस में दुखी होना? तो प्लीज कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपका पोर्टफोलियो मान लो 10 लाख का ही है किसी का, तो कोशिश करें कि 40-50 हजार से कम कभी शेयर में इन्वेस्टिंग ना करें। क्यों? क्योंकि उससे अगर आपने कम किया तो आप दोनों ही सिचुएशन में दुखी होंगे। देखा है मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, 500 लोगों से मिलने के बाद बता रहा हूं कि शेयर उनका 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, और वो इतने दुखी की पूछो मत। अरे सर मैंने केवल 10 हजार लगाए थे, अगर मैंने इसमें लगा दिया होता 1 लाख तो कितना हो गया होता। तो वो प्लीज आप अपने पोर्टफोलियो का एक अच्छा चंक जो है लगाएं। अच्छा का हेलो। मतलब उसका एक ओ, लिमिट बना दें। ठीक है, तो इसको हेलो। आपको 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 इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग अगर आपको करनी भी है तो जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टिंग कर रखा है उसी में ट्रेडिंग करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास एक इन्फोसिस का स्टॉक है, पिछले 1.5 साल, प्लीज नो रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं कि कल आप जाकर इन्फोसिस खरीदेंगे, इस समय बहुत महंगा है। ठीक है, अब पिछले 1.5-2 सालों में वो पता चला 1300 से 2000, 1900, 1900 से 1600, 1600 से फिर 1900, 1900 से फिर तो मुझे अगर ट्रेडिंग करना होता है, अगर मुझे कभी लगता है वो सही नियत पे नीचे आ गया, तो मैं उसी के कुछ और स्टॉक खरीद लेता हूँ और फिर उसको थोड़ा सा ऊपर जाता है ना बेच देता हूँ। सपोज मेरे पास मान लो 100 स्टॉक है इन्फोसिस के, अब इन्फोसिस थोड़ा सा नीचे आ गया एक प्राइस से, तो मैं उसके 25 स्टॉक और खरीद लूंगा, 30 स्टॉक और खरीद लूंगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो वो 30 को बेच दूंगा बस। मैं नए स्टॉक्स बहुत रोज रोज ढूंढने की कोशिश नहीं करता। मैं कोशिश ये करता हूं, ये मेरा रूल है, यू कैन डू वॉट एवर, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई डू इन माई ट्रेडिंग। मैं थोड़ा बहुत मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन मैं ट्रेडिंग उसी स्टॉक्स में करता हूं जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। अगर मेरे पास एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक को कहता है सर 3 साल से तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, अरे 3 साल से तो मैंने पैसे बनाए उसमें। मेरे पास स्टॉक, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे मेंटरी में आते हैं, उनको पता है कि स्टॉक मैंने 1500 पे भी खरीदा, मैंने 1800 पे भी खरीदा, मैंने 2000 पे भी खरीदा, और मैंने 1200 भी खरीदा। जो 1200 पे खरीदा वो 1500 में बेच दिया, और फिर मैंने 1800 में भी खरीदा।
तो जो 28 में खरीदा वो मुझे रखना है, 10 साल रखना है। तो वो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो प्लीज ट्राई टू डू ट्रेडिंग इनटू दोज स्टॉक ओनली, दोज विच आर इन योर पोर्टफोलियो। तभी आप सही एवरेजिंग कर पाएंगे, तभी आप सही मार्केट के बेनिफिट्स को, मार्केट की मूव्स का आप बेनिफिट उठा पाएंगे। अब मेरे पास जितना टाइम बचा हुआ है, मेरे पास करीब करीब 25 मिनट बचे हैं, 20 मिनट। मैंने इस हिसाब से प्लान किया था कि मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन सुनूं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई स्टॉक नहीं पूछेंगे, कोई टिप्स नहीं पूछेंगे। मार्केट रिलेटेड जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन्वेस्टिंग रिलेटेड आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको। और एक चीज बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट के लिए आपको गूगल फॉर्म फ्लोट होगा। गूगल का फॉर्म कहाँ मिलेगा, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में मुझे आप मैसेज ना करें। ये वीडियो कल अपलोड होगी यूट्यूब पे। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का। आप उस गूगल फॉर्म को भर देंगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, मेरे चैनल का नाम है लर्निंग विद डॉक्टर त्रिपाठी। लर्निंग विद डॉक्टर त्रिपाठी चैनल पे जाएंगे, ये वीडियो अपलोड होगी। उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आप भर देंगे, आपको 1 या 2 दिन में आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। उसके सिवा कोई तरीका नहीं है, मेरे पास कोई और रिकॉर्ड नहीं है। आप मुझे मैसेज भेजते रहेंगे, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास मतलब जैसे अगर आप गूगल फॉर्म गलत भरेंगे, अगर आपकी ईमेल आईडी गलत होगी, अगर आपका नाम गलत होगा, कुछ भी होगा, वो आपको नहीं पहुंचेगा। उसके बाद आप परेशान होते हैं, कई बार ऐसा पास्ट में हुआ है। माई हम्बल रिक्वेस्ट, ध्यान से गूगल फॉर्म को भरें, आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देयर इज नो मैनुअल इंटरेक्शन। आप जो आपने फिर किया वो ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस होता है, उसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं आपके क्वेश्चन लेने का। मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा है जो पहली बार आज जुड़ा है, पहली बार, जिसने पहले कोई सेशन अटेंड नहीं किया, आज पहली बार है, तो वो अगर कुछ बोलना चाहे, कुछ फीडबैक देना चाहे, अपनी लर्निंग बताना चाहे, उसको कैसा लगा आज का सेशन वो बताना चाहे, तो मैं उसका बात करना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सुनूंगा। कोई है ऐसा? द पर्सन हु हैव Yes, ज्वाइन, sir. कौन है? Yes. जिज्ञासा So my name कठोर। is Jigyasa. Yes, Yeah. Jigyasa, please tell something about you. Sir, actually, my husband is so much interested in this share market and all, और वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि तुम कुछ पढ़ो इसका। And I was not at all interested. मैं frankly बोल रही हूँ, आज पहली बार मैंने आपका अटेंड किया है और मुझे सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। And I was like so happy because मेरे को शेयर समझ ही नहीं आता था। और अच्छा, वो मुझे मैं अपना मतलब पोर्टफोलियो उनको हैंड ओवर कर लेती थी कि आप देखो, मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बिकॉज मैं टोटली पॉल साइंस पर्सन हूँ। मैंने कहा मेरे को नहीं समझ आ रहा। इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं सर मैंने, टोटल ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की हूँ मैं। बट हाँ, आज मेरे को पहली बार आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो एक टीचर ही टीचर को समझा सकता है, तो मुझे तो मुझे कितना भी समझा लो, मैं नहीं समझ पाऊंगी। टुडे फ्रैंकली मैं काफी कुछ समझी, बट हाँ मेरे को अभी भी काफी सारे डाउट्स थे। जैसे कि मैं वाज टेलिंग हिम कि मुझे ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सो आई हैड सम डाउट्स। बट हाँ सर, द सेशन वाज टू गुड, आई रियली लाइक्ड इट। थैंक यू मैम, फॉर द थैंक यू। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम मुझे शेयर का कुछ समझ आया। रियली थैंक यू सर, थैंक मुझे यू, माय इस प्लेजर। इस बात की खुशी है कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर को, जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, और एक सेशन में शेयर मार्केट को कुछ समझा पाया। सारा तो मुझे भी नहीं आता एक्चुअल में। अगर मैं कहूँ सारा मुझे आता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा किसी भी चीज का सारा किसी को नहीं आता। ये जर्नी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पे एक टीचर्स के लिए बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट करके एक 12-13 वीडियोज का एक प्लेलिस्ट है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो कभी ठीक है ठीक है, तो उसमें आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और अगर आप हमारे किसी ग्रुप पे नहीं है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं बता रहा हूँ हमारे शेयर मार्केट का व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अगर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो फ्यूचर में जब ऐसे सेशंस होते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर, जिज्ञासा आई मैम, एम सो थैंक यू वेरी मच। थैंक संजय यू। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम संजय वर्मा है। हमें आपका डिटेल मिला था हमारे कलीग से, जुगल गुप्ता से। तो ओके, उन्हीं के द्वारा हम जुड़े हैं सर आपसे। तो ये मेरा पहला सेशन था, हमें बहुत अच्छा लगा और कुछ जानकारी मिला। लेकिन और कभी सेशन होगा तो ज्वाइन करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे।
ये तो मेरा पहला ही सेशन था। और तो आपका थोड़ा- वीडियो हम यूट्यूब पे देखते हैं सर, अच्छा अभी ट्राई कर रहे हैं कुछ सीखने का। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में देखते हैं बताइए, क्या। आप क्या करते हैं? सर हम L&T कंस्ट्रक्शन में जॉब करते हैं सर। अच्छा, और हमारे कलीग हैं जुगल गुप्ता, वो भी हमारे साथ ही जॉब करते हैं। तो क्या तो उन्हीं सब्जेक्ट से है? हमें अच्छा, गुड गुड। सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? सर हम मैकेनिकल इंजीनियर है सर। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर, ओके ओके जी गुड। जी तो आपको जी समझ में आया आज की चीजें? जी सर, आया सर, लेकिन थोड़ा और इस पे स्टडी करना कोई पड़ेगा बात नहीं हमको। सर, अभी एक दिन में तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन उम्मीद आपको अच्छा लगा, इस बात पे मुझे खुशी है। थैंक यू ओके, वेरी थैंक मच, थैंक यू थैंक सर। थैंक नितिन खन्ना जी, आप वीडियो ऑन करके पूरे सेशन में बैठे हुए थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो मैंने देखा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। बताइए सर प्लीज। सर वो प्रमोटर होल्डिंग का परसेंटेज आपने एक बार अभी डिस्क्लोज किया था, वो थोड़ा मैं आपको प्लीज बता रहा रिपीट। हूँ कि रूल के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, मतलब जिसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहते हैं, उन कंपनी में अगर वो बैंक है तो उनका रूल है कि वो 26% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते। और अगर ओके, वो नॉर्मल कंपनी है, जैसे HUL है, जैसे आपका डाबर है, जैसे मारुति है, तो ये लोग 75% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते। अब ओके, 75% तो मैक्सिमम कैप है, तो अगर ये 60 पे है, 65 पे है, 70 पे है, तो ये अच्छी प्रमोटर होल्डिंग होती है। और अगर ये 20 पे आ जाते हैं या 30 पे आ जाते हैं तो खराब प्रमोटर होल्डिंग। बिल्कुल इन केस बिल्कुल ऑफ बैंक, बैंक का कैप बिल्कुल। कितना है? 26। तो अगर कोई बैंक 26 पे है, 25 पे है, 20 पे है, तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो 10 पे आ जाता है तो वो खराब है। तो इस तरह से हम ओके प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू। थैंक यू। आप भी पहली बार जुड़े हैं या पहले भी जुड़ चुके हैं? नहीं सर, काफी सेशन अटेंड किए हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है। प्लीज, आप लोग के पास क्वेश्चन पूछने का टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछने का टाइम रखा था, क्योंकि मुझे पता है हेलो, क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं चाहूंगा कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो ज्यादा क्वेश्चन पूछें, जो लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, उत्कर्ष जी बताइए। सर ये पीई का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए सर? सर, डिपेंड करता है। मैं 10 साल का देखता हूँ, कुछ लोग 5 साल का देखते हैं, कुछ लोग 7 साल का देखते हैं। 5 साल से कम मत देखिए, और 10 साल से ज्यादा देखेंगे तो फिर बहुत डेटा जो है वो आपको मिलेगा नहीं, या आउटडेटेड मिलेगा। तो 5 से 10 के बीच में कुछ भी देख सकते हैं सर, कुछ भी ओके आपका आपका जो मन करे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई कुछ फीडबैक देना चाहता हो, किसी के मन में कोई क्वेश्चन? यस प्लीज। डॉक्टर सुनील, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस आई कैन हियर यू, हाँ आई कैन हाँ हियर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्विटी और सिप में से जैसे हमें लगता है कि सेफ थोड़ा सिप होता है, बट हाउ प्रॉफिटेबल इक्विटी इज एज कम्पेयर टू सिप? मैं बता रहा हूँ, इक्विटी और सिप दोनों एक ही चीज है। इक्विटी में आप खुद शेयर खरीदते हैं, सिप में आप किसी को पैसा देते हैं, कहते हैं आप हमारे लिए शेयर खरीदिए। पहली बात तो आप समझिए, सिप मतलब आप एक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है हम सब लोग मिलकर अपना पैसा किसी को दे देते हैं, कहते हैं जी हमें इन्वेस्ट करने नहीं आता, आप हमारे लिए शेयर खरीदिए। तो वो हमारे लिए शेयर खरीदता है। जो ग्रोथ होती है दोनों में सेम होती है, बस सिप में वो अपना कमीशन काटता है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो अपना कमीशन काट के बाकी पैसा हमें देता है। और जब आप इक्विटी खुद खरीदते हैं तो जो भी ग्रोथ होती है वो आपका खुद है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आप स्टडी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट शेयर खरीदने चाहिए। और अगर आपके पास वो नॉलेज हेलो। नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपको सिप का थ्रू जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सिचुएशन है। आई होप समझा पाया मैं मैम आपको। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज और बताइए कि सिप यस। जब हम ऐप के थ्रू करते हैं, जैसे ग्रो ऐप या ऐसे कुछ और काफी एप्स बने हुए हैं, हम्म। और उसमें हम अपने आप स्टॉक कोई चूज करते हैं, जैसे अगर हमें थोड़ा सा स्टडी करने के बाद लगता है वहां आप अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। ओ सॉरी, हाँ हाँ जी सर, हाँ जब हम ऐप के थ्रू लेते हैं हाँ किसी भी सिप को, हाँ। तो वहां पर कमीशन का क्या हिसाब होता है? मैं क्योंकि वहां वहां तो हम अपना नहीं खुद ही चूज करते हैं मैं अपना बता रहा स्टॉक। हूँ, वहां पे देखिए, जब आपको शेयर खरीदना है, तो शेयर खरीदने के लिए मैं गया कंपनी के पास, मैंने शेयर कंपनी का ब्रोकर के थ्रू खरीद लिया। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है, उसको कहते हैं आप मेरे लिए शेयर खरीदिए। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, उसके लिए भी एक ब्रोकर होता है। ध्यान से समझिए, म्यूचुअल फंड में 500 हम्म, हो गए, जो ऐसे लोग जो आपके लिए शेयर खरीदेंगे वो 50,000 हो गए या 500 हो गए। अब उनमें से हाँ जी, किसको चूज करना है, उसके लिए एक होता है ब्रोकर। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। तो जब आप डायरेक्ट में जाते हैं तो आप ये बीच का ब्रोकर हटा देते हैं, आप सीधे म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं और कहते हैं आप मेरे लिए शेयर खरीदिए। यानी जो म्यूचुअल फंड वाला कमीशन है वो तो लगेगा, लेकिन ब्रोकर वाला नहीं लगेगा।
लेकिन ठीक ठीक जब आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आप एक पहले ब्रोकर से पूछते हैं भाई मैं कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं, फिर वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड ठीक ठीक वो बताता है कि आप ये वाला खरीदें, फिर आप वो पैसा उसको देते हैं जो म्यूचुअल फंड चला रहा है, फिर आप उसको भी देते हैं। तो आपकी 2 कमीशन में से एक लगती है जब आप डायरेक्ट आप ग्रो के थ्रू खरीदते हैं या किसी के थ्रू खरीदते हैं, तो एक लगेगी और एक नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक बिल्कुल यू, क्लैरिटी आ गई। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। श्री शुभम जी, श्री शुभम शर्मा, अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। सर यस। सर मेरे को ये पूछना है, इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? कुछ नहीं आपने देखिए, इंडेक्स फंड एक आपका पैसिव फंड होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जब हम म्यूचुअल फंड, अभी मैम ने पूछा कि हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हम किसी ब्रोकर को, मतलब एक फंड मैनेजर उसे कहते हैं, एक्चुअली ब्रोकर वर्ड में गलत यूज कर रहा हूँ, एक फंड मैनेजर को पैसा देते हैं कि जी हमें नॉलेज नहीं है, आप हमारे लिए शेयर खरीदिए, वो होता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर के पास एक होता है कि वो अपने से शेयर चूज करे, उसे कहते हैं आपका नॉर्मल लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, डिफरेंट टाइप के फंड होते हैं। एक होता है हम कहते हैं नहीं जी आप हमारे लिए निफ्टी खरीद दीजिए, आप हमारे लिए सेंसेक्स खरीद दीजिए, वो एक कोई इंडेक्स को खरीदता है, तो उसमें उसको मेहनत कम करता है। तो जब वो इंडेक्स फंड खरीदता है तो वो पर्सन जिसको आपने शेयर खरीदने को कहा है उसकी मेहनत कम होती है, उसकी रिसर्च कम होती है, तो वहां पे जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी रिटर्न भी कम होती है। तो ये ना पूरा रिटर्न और रिस्क का गेम है सब, सिंपल सा कंसेप्ट है, रिस्क ज्यादा लेंगे रिटर्न ज्यादा होगी, रिस्क कम लेंगे रिटर्न कम होगी। लेकिन कई बार लोग कहते हैं अच्छा सर हम रिस्क ले लेंगे रिटर्न हमें ज्यादा चाहिए, अरे भाई रिस्क ले लेंगे इसका मतलब पैसा आधा भी हो सकता है, ध्यान रखना आपको, रिटर्न ज्यादा मिलेगा ऐसा नहीं कि रिस्क हमने ले लिया, हमने रिस्क ले लिया ऐसा अब हमारा पैसा 5 गुना हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा फंड है, और आपको मैं बता रहा हूँ इंडिया में अगर आप पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो केवल 20% ऐसे फंड मैनेजर हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाए, यानी 80% इंडेक्स खरीदने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपको पता तो चलेगा नहीं कौन म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 5,000 का आप इंडेक्स फंड खरीदें और 5,000 का नॉर्मल कोई म्यूचुअल फंड जो आपको अच्छा लगता है। मैं आप किसी इंडेक्स फंड या किसी म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं ब्रोकर नहीं हूं, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बेचता, मैं एक एजुकेटर हूं, मेरा काम पढ़ाना है। ठीक है, तो जो लोग ऐसे पर्सनली पूछते हैं मैं उनको अपने लेवल पे बता देता हूँ, अलग बात है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लें कि आधे पैसे से इंडेक्स फंड खरीदें और आधे पैसे से आप नॉर्मल फंड खरीदें, वो ज्यादा बेटर। ठीक है इंडेक्स सर। फंड कैसे? हमारे पास ग्रो का ऐप है हमारा, तो जो इंडेक्स फंड सर देखिए एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऐप वेब का सिस्टम है ना मुझे समझ में आता है ना मैं वो करता हूँ। मेरे को सिंपल समझ में आता है, मैं बैंक्स को यूज करता हूँ, मैं लिस्टेड कंपनीज को यूज करता हूँ, मैं उनके थ्रू काम करता हूँ। आपका उसमें आप जाएंगे अपने ग्रो में, अपने जरोदा में, जो भी आप लोग के पास है, आप उसमें जाके एक्चुअल में हम अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में हम अपने आप को रिस्क में बहुत ज्यादा डाल देते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक XYZ ऐप है, आप उसके थ्रू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कल सुबह आप उठते हैं और आपका ऐप वो काम नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर आप मुझे दीजिए, वो ऐप चल ही नहीं रहा, आप कहाँ जी। जाएंगे? तो लोगों के पास आंसर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा आपका पैसा डूब जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके बाद जो सिचुएशन होगी वो उस सिचुएशन को आदमी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता। हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं शांति के लिए, इन्वेस्ट कर रहे हैं समय पे पैसे वापस लेने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब सहारा ने आपके घर भेज भेज के लोगों से पैसा लिया। पहले क्या होता था, बैंक में लोग जाके आरडी करते थे, सहारा ने क्या किया, नहीं जी हम आपका काम आसान करेंगे, हमारे एजेंट आपके दुकान पे आएंगे, रोज 100 रुपए आपसे लेंगे। सहारा कोई पैसा लेकर नहीं भागा, प्लीज ध्यान रखिए, सहारा ने एक भी पैसा लेकर नहीं भागा, सारे पैसे इन्वेस्टेड है, आज भी वो सेबी के पास है, सहारा जी मर भी गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे मिले नहीं। तो इन बातों का आप समझिए कि जब आप लोग ये जो ऐप वैप ये सब यूज करते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं ना कुछ करना है, प्लीज अपने आप को सेफ ज्यादा रखिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा बैंक जाना पड़े तो चले जाइए, बैंक के भी आजकल तो ऐप आते हैं, सब कुछ आते हैं, थोड़ा सा 1 रुपए कमीशन लगता है वो दे दीजिए, लेकिन अपने पैसे को रिस्क में कम से कम डालें, वो आपके लिए अच्छी बात होगी, ये मेरा सलाह है। विपिन जी आपका क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर नमस्ते, शायद मेरी आवाज ऑडिबल आ रही है आपको? मेरे पास आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। ओके सर, जस्ट आई वांट शेयर फीडबैक। मुझे बहुत अच्छा लगा सर हर बार की तरह क्लास। एंड सर मेरे को एक चीज शेयर करना था, जैसे मैंने
नवंबर से ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, एंड अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स हो गए हैं। और सर उस समय ऐसा टाइम था जब पीएसयू स्टॉक्स बहुत भाग रहे थे। तो ये अयोध्या वाला टाइम था जब रेलवे स्टॉक्स भागे थे, एंड देन पीएसयू स्टॉक्स रन कर रहे थे। तो सर मेरे जितने कलीग्स हैं जो गवर्नमेंट स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, तो उनको देख के सर बहुत ज्यादा मतलब एक लालच आता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बट सर आपकी क्लास अटेंड करने से ना ऐसा होता था कि नहीं, लेट्स हैव फेथ ऑन सर, लेट्स, मैं एक अकाउंट्स का टीचर हूँ तो मैं टर्मिनोलॉजीज को समझता हूँ और उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो सर आज जब स्टॉक्स गिर रहे हैं ना, पीएसयू स्टॉक्स 20% 30%, तब आज समझ में आ रहा है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। टाइम, पेशेंस, फेथ। सर डेफिनेटली सर आज जो मेरे को रिटर्न्स दिख रहे हैं, मतलब मेरे को लग रहा है कि आई एम वेरी सेफ, और उनको लग रहा है कि हमको बेच के भागना चाहिए। तो सर डेफिनेटली थैंक्स अ लॉट टू यू सर कि आज मैं इतनी सारी चीजें सीख पाया हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है ना सर कि मैं लर्निंग भी किया हूँ, इन्वेस्टिंग भी किया हूँ, और मुझे रिटर्न्स भी जनरेट हो रहे हैं। एंड Thank आई you, एम sir. वेरी हैप्पी सर। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ बने हैं और हमें इतनी अच्छी लर्निंग दे रहे हैं। और सर मैं आपकी क्लास कभी मिस नहीं करता, लोगों को रिकमेंड करते जा रहा हूँ ताकि उनके भी पैसे बने, वो भी कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप हम अब टाइम को क्रॉस कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई एक आध क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन में और दे सकता हूँ, किसी के भी मन में हो। लास्ट क्वेश्चन, मुक्ता सिंह, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज मैम, Good अपने evening, अपने sir. बारे में थोड़ा बताएंगे। हैव यू जॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहले भी आप ज्वाइन Yes, कर? sir. I've joined for the first time, यस मैम। and it was a good session, a very interactive and a very good session. But where I could make out that, okay, I could understand whatever you were trying to, I got the basic idea about investing, which I've been trying बहुत सालों से. अच्छा, बेसिक अभी आपने 2 वर्ड्स यूज किए, निफ्टी एंड इंडेक्स. यस थोड़ा सा निफ्टी को आप इलाबोरेट करेंगे, मतलब इफ वी रियली वांट देखिए, टू मैं पुट आपको बता अक्रॉस रहा टू द हूँ, चिल्ड्रन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है, नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 इज कॉल्ड एज निफ्टी। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी होंगी इन फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको हम निफ्टी में डालते हैं। वो टॉप 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 का मतलब होता है हर हर से आपका जो इंडिया का टॉप है, यानी जो आज 50 है, कल हो सकता है उसमें से कोई बाहर आ जाए, कोई और आ जाए। तो जब हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम बहुत सेफ होते हैं, क्योंकि जब तक इंडिया है कोई ना कोई टॉप होगा। समझिए, 1993 में इंडेक्स शुरू हुआ निफ्टी 1000 से, आज हो गया आपका निफ्टी 26,000 25,000 समथिंग 800। तो आप अगर आप उसमें यस बैंक आया बाहर चला गया, उसमें टाटा स्टील आया बाहर चला गया, कोई और आया नया आया, तो आप जब निफ्टी में पैसा लगाते हैं, ध्यान से समझिए, जिसको कुछ नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूं कि आप निफ्टी में पैसा लगाओ। आप निफ्टी में, जब आप अपने फंड में जो कहते हैं मेरा पैसा निफ्टी इंडेक्स फंड में लगा दो, इसका मतलब वो आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनियां खरीद देता है। अब 50 खरीदेगा, अब इसमें से कोई डीएचएफएल बन गया तो वो अपने आप बाहर चला जाएगा और नया कंपनी उसमें आ जाएगा। आपका पैसा हमेशा टॉप 50 में रहेगा। तो इसीलिए जब आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती है, जब आप इनिशियल हैं, जब आपको अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने नहीं आते हैं, उस केस में इंसान का जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है वो आपका निफ्टी है। निफ्टी यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो भी होगी, मुझे नहीं पता वो यस बैंक होगा या एसबीआई होगा, वो रिलायंस होगा, वो जो भी टॉप होगा उसमें मेरा पैसा लगा। और जब तक इंडिया रहेगा तब तक अब वो रिटर्न चलता रहेगा। वो हर कंट्री में ऐसा हुआ है कि जो टॉप होता है, देखिए मैम, आपकी क्लास में देखा होगा, जो बच्चा बोर्ड में टॉप करता है, हो सकता है कि जो यूपी जो आपका प्री बोर्ड में टॉप किया वो बोर्ड में ना करे, लेकिन जो टॉप करता है वो टॉप के 10 में से ही कोई होता है। टॉप के जो आपके प्री बोर्ड में टर्म में जो टॉप में होते हैं 10 बच्चे 5 बच्चे, उन्हीं में से टॉपर्स निकलते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपने टॉप 10 बच्चों में पैसा लगा दिया या 10 बच्चों पे आपने आप दाव खेल दिया है, तो वो आपका पैसा रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स जो निफ्टी का रिटर्न है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 12-13% बड़े आराम से मिलता है। तो अगर आप सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बहुत लालच वाले नहीं है, तो इंडेक्स फंड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच I एवरीवन। would love to join the sessions in future as well. मैं Thank आप you so लोगों much. से एक विनम्र निवेदन करूंगा, जिस भी ग्रुप से आपको इसका सेशन का मिला है नॉलेज, उस पे अगर आप लोग आज एक फीडबैक लिख दें, आपको सेशन अच्छा लगा तो अच्छा लिख दें, खराब लगा तो खराब लिख दें, जो आपको मन करे उस ग्रुप पे अपना फीडबैक जरूर दें। मैं वो फीडबैक क्यों कह रहा हूं, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं, जब मैं इस वीडियो को डालूंगा तो वो लोग भी देखें और उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पैसे बनना या किस्मत बनना या लाइफ आगे चलना, ये हमेशा दुआओं पे डिपेंड करता है। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप किसी की दुआएं लेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे।
दुआएं बहुत मैटर करती हैं, बाकी सब कुछ बेकार है। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर लिखें टू हेल्प अदर्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप जो आप लोगों ने थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई होप मैं कुछ मदद कर पाया। बिल्कुल सर, आज पहले की तरह वही अंदाज सर आपका, और आप थकते ही नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है सर, आप 4-4 घंटे। लेकिन सर मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ही सर स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे ज्ञान को अद्यतन करते रहें। और आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, और मैं तो अपने कमेंट्स दे भी चुका हूँ यहाँ पर भी। और आशा करते सर आप है ना बहुत हमें ऐसे ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद बस सर। जय हिंद। महागठबंधन में आपके फीडबैक का वेट करूंगा। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. नमस्कार सर। But sir,